हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो इंग्लिश में सच में दिमाग खराब करता है दैट इज पोम। कि भाई अलग अलग पोम से हमको कैसे तैयार करें, उनकी समरी कैसे करें, पोएटिक डिवाइसेस पूछ लेते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से फंस जाए, कैसे स्टेंजा से फंस जाए। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, कैसे होगा वो? और वैसे भी कितना भी कर लो, कितनी भी समरी पढ़ लो, उसके बाद भी दिमाग में बना रहता है कि यार पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, है ना। कि इंग्लिश में चैप्टर पढ़ लिए, समरी हो गई, ठीक है, वेल एंड गुड, क्वेश्चन पढ़ लिए, हो गया काम। लेकिन पोम का कोई इरादा नहीं होता, कोई पक्का नहीं पता कहाँ से फंसने वाला है। टेंशन मत लो, यहीं से फंसेगा। जो हम करने वाले सब कुछ वहीं से फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, वो करेंगे। मेनली जो हमारी पोएम जिसके ऊपर बेस्ड है वो करेंगे, और सारी की सारी अभी 1 घंटे के अंदर अंदर निपटाएंगे। थोड़ा सुन के ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन हाँ, जितना टाइम है उस हिसाब से हम चीज़ें करने वाले हैं और सब चीज़ें कवर करेंगे। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त रहो, पढ़ते रहो। बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा अटेंटिव, शायद हमारे मार्क्स पुश हो जाए। तो भाई इंग्लिश तो फोड़ना है ना, 15 है अपनी डेट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर बेटा हमारा डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है मेनली किस चीज के ऊपर बेस्ड है? उसमें हमारे को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो उसके राइटर है, जो उसके पोएट हैं, पोएट ने क्या क्या बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा उसने रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं। किसी भी पोम को पढ़ने से पहले कुछ पैटर्न्स होते हैं, मैं अभी वो तो नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन आपको चीज़ बता दूं, सारे के सारे कीवर्ड्स जो आपको इस चैप्टर से रिक्वायरमेंट है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है बेटा हमारी स्नो, जो कि कंप्लीटली एक बहुत अच्छा पीस का साइन है, एक फुल ऑफ पॉजिटिविटी का साइन है। लेकिन हमारे पोएट ने क्या किया, उसको डस्ट ऑफ स्नो बोल दिया। कुछ ऐसी चीज जो थोड़ा सा गंदी लगे, मतलब कि जिसमें नेगेटिविटी रिप्रेजेंट हो, वो चीज उन्होंने बोली। और इससे वो कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड निकालते हैं, किस तरह से उससे कुछ पॉजिटिव आइडिया निकालते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। पूरी चीज समझना। दूसरी चीज है बेटे आपका क्रो। क्रो जो कि एक बहुत नेगेटिविटी का साइन माना जाता है, डेथ का साइन माना जाता है। तो क्रो को उन्होंने यूज किया कि कैसे हमारी गलत चीज जो है, बहुत सारी गलत चीजें मिलके, बहुत सारी गलत चीजें मिलके एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है हमें। तीसरी चीज है हमारी हेमलॉक ट्री। पूरी की पूरी बेटा पोम जो है तुम्हारी, वो इसी पे घूम रही है। इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम्हें और कहीं नहीं जाना, बस ये 3 वर्ड याद रखने, इसके बाद कहानी घुमानी है जो मैं बताऊंगा वो। क्या हुआ, एक बार पोएट था जो पूरे दिन बहुत परेशान हो चुका था, उदास था। तो जाता है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है जाके। अब ये जो ट्री है वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। पॉइजनस मतलब बहुत जहर रहता है इसके अंदर। तो वो जहर वाला हमारा जो पेड़ है, पॉइजनस पेड़ है, उसके नीचे जाके बैठता है। अब सोचिए, एक ऐसी चीज जो बहुत नेगेटिव साइन है कि आदमी वहां जाए शायद मरने के लिए जा रहा है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि उस पे आके क्रो बैठता है। अब क्रो अगेन एक नेगेटिव साइन है, जिसको देख के जो आदमी बैठा हो उदास, शायद वो तो बोले अरे भगवान, सारे सारे कर दिया, अब निपट ही जाता हूं। लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है उसमें से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसमें से रिजल्ट निकाला क्या, जब क्रो आके बैठा तो उनके ऊपर थोड़ी सी स्नो आके गिरी। जब स्नो आके उनके हाथ पे गिरी तो उन्होंने क्या देखा कि यार बिल्कुल खराब है सब कुछ, बहुत नेगेटिव है, बट ये जो स्नो है हमारी कितनी पीसफुल है। अब स्नो से उनका मतलब था कि हम कभी कभी क्या करें, अपनी लाइफ से सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच से पॉजिटिव रिजल्ट निकालें, पॉजिटिव रिजल्ट निकालें। तो उन्होंने स्नो को क्या किया, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के बोले सब चीज़ें नेगेटिव हैं बट स्टिल यू इट कैन गिव यू समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। वो कुछ पॉजिटिव आपको दे सकता है। तो उन्होंने उससे पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करी, और अपना जो आइडिया था, जो डिप्रेस थे, कि एक इंसान जैसे बहुत थका हारा जाए, एकदम डिप्रेस्ड हो या मरने के लिए जाए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि भाई लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें, एक नहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, उसको जीने का सहारा दे रही हैं। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिनकी मदद से इंसान जी सकता है, अपने स्ट्रगल को कैरी ऑन कर सकता है। और कोई इंसान अकेला नहीं है जो स्ट्रगल कर रहा है,
दुनिया पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको बेचारों को देख के एकदम से ये फील आती है, अच्छी ये इतना गंदा, ऐसा क्यों पैदा किया, ऐसी चीज ही क्यों धरती पे हो गई। लेकिन समटाइम्स वो किसी किसी को बहुत पॉजिटिव देके जाती है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ यार ये चीज ठीक है। इस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हेमलॉक ट्री और क्रो, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो उसके नीचे बैठे वो उनकी लाइफ में स्नो गिराने के काम में आई, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ लेके आने में काम आई, जिससे उनका जो एटीट्यूड था, जो सोचने का नज़रिया था, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। अब ये सुनिए, हमारी जो ये पोम है टोटल 8 लाइनों की है, 34 वर्ड्स है इसमें, तो कोई ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल है हमारा। जो हमारी पोम है बेटे, उसमें डिवाइसेस कौन से इस्तेमाल हुए, जनरली एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, मतलब बार बार सेम राइमिंग की रिपीटिशन होना, सेम राइमिंग की रिपीटिशन होना हमारा एलिट्रेशन कहलाता है। और ये राइमिंग स्कीम आपसे पूछी गई है, ठीक है, इसकी भी राइमिंग स्कीम पूछी गई है, डस्ट ऑफ स्नो और आइस एंड फायर की भी पूछी गई है। तो आपको दोनों की राइमिंग स्कीम याद रखनी है, वैसे तो सभी की याद करवाऊंगा, लेकिन नहीं याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एलिट्रेशन और मेटाफर का मतलब समझ लो। जब 2 या 3 चीजें एक दूसरे के कंपैरिजन में दी हो और कोशिश की गई हो कि एक हमारा जो है वो बस ऑब्जेक्ट है, दूसरी चीज जो है हमारा कोई ह्यूमन है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों का या फिर 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मैच करना, लाइफ को मैच करना। जैसे कोई रोता है तो हम बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू हैं, तो ये मेटाफर है क्योंकि मगरमच्छ के आंसू क्या, मगरमच्छ से हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। तुम गुलाब जैसी लग रही हो, अब ये गुलाब जैसी लग रही हो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन मेटाफर है हमारा। तो पोएटिक डिवाइसेस अगर मान लो रिपीटिशन हो, जैसे बार बार एच 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 वर्ड इस्तेमाल करना, ठीक है, वो हमारा किस में आता है, एलिट्रेशन में आता है। इन्होंने क्या किया, राइमिंग स्कीम का भी ऐसे ही इस्तेमाल किया, ए बी, मतलब सेम राइम्स को बार बार रिपीट करना। इसीलिए हमने क्या बोला कि पोएटिक डिवाइसेस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें कौन सा यूज हुआ है, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। समझ गए इस चीज को, मस्त क्वेश्चन है, आया हुआ है, आसान है, बिल्कुल निचोड़ दूंगा, वहीं से पकड़ना है और उसको याद रखना है, ठीक है। गलती से भूलते हो तो उसके लिए भी आइडिया है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए, हर जगह पे इस्तेमाल मत करना। अब बेटे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया क्या है, हाँ भाई बिल्कुल सेंट्रल आइडिया हमको पता है कि समटाइम्स कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आती हैं, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री और क्रो, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन है किस चीज का, डेथ का, डिप्रेशन का, लेकिन अगेन वो क्या कर रही है, उनकी लाइफ में स्नो लेके आ रही है, मतलब एक पीसफुलनेस लेके आ रही है, एक हैप्पीनेस लेके आ रही है, जो कि बड़ा मुश्किल था समझना कि यार ये ऐसी चीज़ें भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत बेस्ट दे सकती हैं। बट उन्होंने उसको देखा और जब वो उनके ऊपर गिरी तो उनका माइंड जो बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में था कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन, उनका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो गया। जैसे हमारी लाइफ में चेंज होता है, पहले कुछ और सोच रहे थे, बाद में अचानक से जब देखा, चीज़ों को समझा तो खुश हो गए, हाँ यार ये चीज़ बढ़िया है ना, अब काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चला है। तो उसी चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, डिस्कस। हाँ भाई, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है एक बढ़िया जगह बना सकता है रहने के लिए। इसको बताओ, डिस्कस करो, 2014 का क्वेश्चन है, पेपर में बैठ के डिस्कशन नहीं होता, ये पेपर वालों को समझाओ। लेकिन इस जो 2 क्वेश्चन है ना मैंने जो ऊपर लिखे हैं बेटा, ये समझ लो तुम्हारे चैप्टर का निचोड़ है, कहीं पे भी आ जाए तो इस कहानी से तुम्हारा काम हो जाएगा। पिछले 10 साल के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। हर साल बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वाले हैं। इवन तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर कॉम्पिनियन का भी इस्तेमाल किया है मैंने, तो जो रिपीटेड है उसको उठाया, और ये निचोड़ है, निचोड़। तो सुनते जाना ध्यान से। जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो क्या कर रहा है, पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहा है, ऑब्वियसली
बना रहा है। अब वो कैसे बना रहा है कि अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं तो वो हमारी लाइफ में उसी तरह का इम्पैक्ट देती हैं। और वास्तव में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द वर्ल्ड, ये पूरे संसार को बदलना बड़ा मुश्किल है, बट जो यहाँ कीड़ा बैठा है, जो एटीट्यूड है हमारा, वो पूरे संसार को बदल सकता है, वो बहुत कुछ बदल सकता है ना। जैसे इलॉन मस्क की बात अगर हम लोग करें तो हाँ भाई, अकेला बंदा क्या क्या बदल रहा है। खैर इलॉन मस्क मत लिख के आ जाना, बट हाँ आप एक एग्जाम्पल दिमाग में रह सकते हैं क्या, कि हमारी जो लाइफ है उसमें क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है कि आप कैसे बनने वाले हो, आपकी लाइफ एक्चुअल में कैसे रहेगी। क्योंकि पूरा संसार भगवान ने बनाया, अब आप किस चीज़ से क्या निकाल रहे हो, किस चीज़ से क्या सोच रहे हो, दैट मैटर्स अलॉट। तो आप संसार को नहीं बदल सकते, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट यू कैन चेंज योर मेंटलिटी एंड योर एटीट्यूड, है ना। तो बस इतना ही लिखना है, काम हो गया, सिंपल। एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम में यू मत लिखना, वी लिख देना, क्योंकि उसमें सब जनरल बात करते हैं, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ तो मैंने यू बोला है, बट आप एग्ज़ाम में यू वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस उसने क्वेश्चन में नहीं बोला कि आप किसी को समझाइए, आप उनको बताइए, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। यू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट पोम है हमारी, फायर एंड आइस, ठीक है। नाम जो है वो मजेदार है। अब फायर एंड आइस एक्चुअल में किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारी जो रियल लाइफ है उससे कैसे रिलेट करता है। पोएट जो है वो बताना क्या चाह रहा है यार, पोएट की इच्छा क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल पिछले जैसे चैप्टर का है। और तो मैं बता दूं, कई टॉपर्स दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके आंसर लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डायरेक्टली आपको इशारा नहीं करता है तो आप उस समय लिख सकते हैं। अब सुनना, फायर एंड आइस एक्चुअल में इसका क्या रोल है। जो हमारा फायर है वो हमारी डिजायर को शो करता है। किसको शो करता है? डिजायर को। अब ये डिजायर क्या होता है? इच्छा, ठीक है। और चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जो डिजायर है ना, लस्ट है, अंदर एकदम भरा पड़ा है कि यार ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, है ना। तो वो डिजायर है, वो हमारा फायर के लिए शो कर रहा है। जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर मुझे 99 लाना है, वेल डन, बहुत बढ़िया, 100 लाना है, बहुत अच्छी बात है। बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि प्रेशराइज्ड हो जाओ, डिप्रेस्ड हो जाओ। फायर ठीक है, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। ज्यादा फायर नहीं होना है, बहुत ज्यादा डिजायर नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है जो इंसान है वो अपने जीवन को एक समय के बाद खत्म कर देगा। कैसे खत्म करेगा? बस दो चीजों से, मतलब ह्यूमैनिटी का जो एंड होने वाला है, ह्यूमन काइंड का जो एंड होने वाला है, जो हमारी स्पीसीज है वो खत्म होगी बस दो चीज़ों की वजह से। और वो दो चीज़ें अगर सच में फैल जाएं तो इंसान रह भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। क्यों? अगर आप में हद से ज़्यादा हर चीज़ को लेने की इच्छा है, हर चीज़ चाहिए आपको, तो याद रखना हो सकता है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाए, पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सके, है ना। जो संसार है हमारी एक बेटर प्लेस है, बहुत बढ़िया जगह है, उसको हो सकता है दिक्कत पहुंचा दे। क्यों? आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं, अगेन फायर का एग्जाम्पल है, जिससे हमने पूरे जंगल साफ कर दिए, पूरे एनवायरनमेंट का बाजा बजा दिया, है ना। कितने सारे एनिमल्स बिल्कुल जड़ से साफ कर दिए अपनी मर्जी के लिए, अपनी डिजायर के लिए, है ना। तो हमारा जो ये फायर है, जो डिजायर है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा। दूसरी चीज आइस। आइस जो है कोल्ड हार्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोल्ड हार्टेड, अगर कोल्ड हार्टेड का मतलब आप ठंडा दिल समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं समझता था छोटे पे, जब बच्चा था तो मुझे लगता था कोल्ड हार्टेड, अच्छा ठंडा दिल। ठंडा दिल नहीं बेटे, नुकसानदायक है ऐसा सोचना, क्योंकि आइस जो है हमारा वो कोल्ड हार्टेड के लिए रिप्रेजेंट तो कर रहा है। और कोल्ड हार्टेड का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसा जिसके अंदर बहुत हेट्रेड हो, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हो, उसके लिए आइस रिप्रेजेंट किया गया, उसके लिए कोल्ड हार्टेड, हार्टेड रिप्रेजेंट किया गया है वर्ड। तो आइस जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है भाई फायर एंड आइस, टू थिंग्स, डिजायर एंड हेट्रेड, या फिर बोल सकते हैं जेलसनेस बिटवीन द पीपल विल पुट द ह्यूमन काइंड एट एंड, ठीक है। वो अपनी ह्यूमन काइंड को एंड पे लाके खड़ा कर देंगी अगर ये चलता रहा समय के साथ साथ।
अगर ऐसे ही चला तो भाई सच में दिक्कत होने वाली है। तो अब हमारा जो चैप्टर है उसका आइडिया क्लियर हुआ आपका। चैप्टर का जो मेन मोटिव है कि दुनिया में दो चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनको कम करना चाहिए, वरना अपने नुकसान के लिए, अपनी दिक्कत के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। आपको बता दूं बेटे, पिछले लगभग 10 सालों में मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं इस पे, 2 से 3। 5 साल का तो मैं इधर दिखा रहा हूं, मात्र 1 क्वेश्चन आया हुआ है उससे, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्रीहेंशंस में क्वेश्चंस ज़रूर हैं, बट अगेन इतने ज़्यादा नहीं घुसना है। जो काम की चीज़ें हैं, जो हमारा सेंट्रल आइडिया है पोयम का, उस पर डिपेंडेंट रहना है और चीज़ को देखना है कैसे लिखेंगे, वास्तव में पोम का निचोड़ क्या है। व्हाट डज द पोएट होल्ड विद दोज फेवर फायर, ठीक है। जो फायर है उनके लिए वो क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहली चीज, फायर जो हमारा, जहाँ पे उन्होंने ये रेफरेंस दिया है, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। बोले हैं कि भाई जितना भी डिज़ायर है, वाइटलिटी है इंसान के अंदर, वो जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो समय से पहले उसको रोकना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि यार बस इतनी चीज़ें चाहिए थी, इतनी हो गई हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अपनी सक्सेस में बस बोलो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि चीज़ें ढूंढो, चीज़ें आपको चाहिए, बट एक लिमिट के बाद आप कहते हैं कि ठीक है अब हो गया यार, अब ओके है ना। एक बार सब कुछ कर लिए, एक बार रिश्तेदारों के मुंह बंद कर दिए, एक बार सबका काम कर दिया, देन उसके बाद ठीक है अब आई प्रूव्ड माई सेल्फ, मैंने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ओके हो जाओ, ठीक है मस्त रहते हैं अब। तो बोल रहा है डिज़ायर हद से ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, होनी चाहिए क्योंकि वो जीने का एक जरिया है, बट हद से ज़्यादा डिज़ायर नुकसानदायक है। तो फायर हमारा डिज़ायर के लिए शो कर रहा है। यहाँ पे रिदम कौन सा यूज है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन इस्तेमाल है। कौन सा? एलिट्रेशन। और जो हमारा पोयम का वास्तव में जो राइम है वो क्या है, पोयम का जो वास्तव में राइम है वो क्या है। राइम जो है हमारी पोयम की A B A ये हमारा पोयम का राइम है, ठीक है। A B ये पोयम की राइम है। इस राइम को तो क्वेश्चन शायद ना भी पूछा जाए, बट आपका जो है बेटे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, उन्होंने पोयम की राइम जो है वो लिखी है, पोयम की राइम जो है लिखी है, जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बट स्टिल दैट मैटर्स अ लॉट। अगर किसी बच्चे को आता है तो वो लिखते, ठीक है। A B दोबारा ऐसे ही कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आप A लिख के आ जाओगे, वहीं पे आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट डन। उसके आगे नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो राइम ऑफ द पोयम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, और फायर के अलावा आइस को भी एक्सप्लेन कर देना, दैट्स मच बेटर देन एनीथिंग, ठीक है। बहुत अच्छा है कि आपसे पूछा गया था, आपने कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। इट मीन्स कोई ऑप्शन नहीं बचा वहाँ से आपका नंबर काटने का, ठीक है। 9 लाइनों की पोयम है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, छोटी पोयम है। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू आइस एंड फायर स्टैंड फॉर। हमारे फ्रॉस्ट के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अगेन इसके पोएट है, पहले और दूसरे चैप्टर के सेम। तो इसमें जो हमारा आइस है और फायर है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है भाई? तो सिंपल सी बात है, ये अपना हेट्रेड के लिए, जेलस के लिए, और फायर जो है हमारा वो डिजायर के लिए, इच्छा के लिए, वाइटलिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन है, जो ह्यूमन काइंड में कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको बढ़ना बहुत नेगेटिव बताया गया है। इसके बाद व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव टू द रीडर्स, वो बस यही कह रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, बहुत अच्छी बात है, डिज़ायर होना अच्छी बात है, बट हद से ज़्यादा डिज़ायर और कभी भी कोल्ड हार्टेड, जिससे आपकी ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, ह्यूमन काइंड खत्म नहीं होगी उससे, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इंसान रह भी जाए तो क्या मतलब है ना। अगर मेरे अंदर दूसरे के लिए प्यार ही नहीं है मन में, कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इतने परेशान क्यों हैं, या उनका क्या सेट नहीं हो रहा, तो भाई किस बात की ह्यूमैनिटी है। कि इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है ना। तो उस चीज़ के लिए उसने फोकस करने को बोला कि भाई उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये आपकी पोयम है और इस पोम से आपका लगभग काम हो जाएगा, ठीक है। अब
आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू हमको पता है लिखी किसने है, हमारा जो मेन पोएट है, पोएट का नाम सबसे पहले याद रखना होता है लेस्ली नॉरिस। पहले बता दूं ये लेडी है, और इस पोएम का जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सॉरी, एक चीज़ हाँ आपको और बता दूं, इसको पोएम भी पढ़ते हैं और इसको पोम भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। तो आप दोनों चीज़ों की सुनने की थोड़ी सी आदत डालना। वैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पोम होता है। तो हमारा जो लेस्ली नॉरिस है, उन्होंने क्या किया है भाई, चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो हमारे लोग हैं वो कुछ चीज़ों को, कुछ क्रिएचर्स को ज़बरदस्ती उठा के उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से उठा के उनको एक केज में डाल देते हैं, या उनको एक प्राइवेट एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जो उनके लिए वास्तव में अच्छा नहीं है। क्योंकि इनका जो मेन कहना है कि यार हर एक स्पीसीज का फ्रीडम राइट है। यार भाई हमारा ना सभी को फ्रीडम तो चाहिए, फ्रीली तो रहना है ना, हमें भी फ्रीली रहना है कि हाँ यार ठीक है कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक समय के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, है ना, जब मैं कमाने लगूंगा, जब मेरी सारी चीज़ें निपट जाएंगी, जब मेरे बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, तो मैं थोड़े दिन घूमूंगा। क्यों? फ्रीली तो यार सबको रहना है ना, फ्री तो सभी को रहना है, तो फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही उसी के ऊपर इन्होंने नोटिस दिया है कि भाई इंसानों जरा समझो, हर क्रिएचर जो है फ्री रहना चाहता है। इन्होंने खुद की बात भी करी है इसमें कि किस तरह से बेड़ियों में लोगों को जकड़ा गया है। इसमें 2 रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आप लोग अगर बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो उसमें सिंपली किताबों को एक्सप्लेन कर दिया गया है, स्टेंजा को एक्सप्लेन कर दिया गया है, और बाकी जिसका रियल लाइफ है उससे क्या रिलेशन है, दोनों चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। लिखने के समय बहुत बढ़िया से काम आएगा। अब एक बात बता दूं बेटे, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक स्टेंजा एक्सप्लेन करने लायक है, और रियलिटी बेटे ये भी है कि यार ये स्टेंजास एक बार नहीं कई बार, मतलब कई बार रिपीटिशन में पूछे गए हैं। तो सबसे शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ही स्टॉक इन हिज विविड स्टाइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। वो क्या कह रहा है कि वो धीरे धीरे अपने उसमें चल रहा है, किसमें चल रहा है, केज के अंदर। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, उसकी जो लाइनें हैं वो बहुत साफ साफ दिख रही हैं, क्लियरली दिख रही हैं, और वो बहुत सॉफ्ट से, ठीक है, जो वेलवेट क्वाइट है ना वो एक सॉफ्ट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो बोल रहा है ना मेटाफर, ठीक है, मेटाफर रिप्रेजेंट किया, यूज किया है इन्होंने यहाँ पे। तो बोल रहा है कि जो वो हमारा टाइगर है वो क्या कर रहा है, एक केज में आराम से चल रहा है, क्वाइट रेस। क्वाइट रेस का मतलब थोड़े से गुस्से में, या शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि अगर किसी को बेड़ियों में जकड़ लो और वास्तव में उसे सही से रहने की जगह भी ना दो तो ये गलत है। वास्तव में उन्होंने क्या किया, इसी चीज को ह्यूमन लाइफ से रिप्रेजेंट किया है कि यार जो हमारी लेडीज हैं उनके हाथों में जो चूड़ियां पहनती हैं ना, बोले उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, और ये रियलिटी है। कहीं ना कहीं कई लेडीज की फ्रीडम जो छीन ली जाती है आफ्टर मैरिज। तू यहाँ नहीं जाएगी, वहां मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं है। यार ये तो हमारी सोसाइटी लंबे समय तक करते आई है ना, करती आई है। खैर अब बहुत डेवलप हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। अभी भी हमारी माताएं या बहनें जब जीन्स पहनती हैं तो सोसाइटी एक बार ऐसे देखती है, अब इस उम्र में तुम जीन्स पहनोगे? हो रहा है ना। घर में ही, वो अपने ही घर में अगर कोई बाहर से मेहमान आया तो चाय पानी देने से पहले सोचती हैं, बार बार मार्केट जाने से पहले सोचती हैं कि बार बार हमें नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी वाले, आंटियां, ये सब क्या बोलेंगी, है ना, जो खुद इसी में गुजर के गई हैं वो भी नहीं चाहती। तो उन्होंने इसको रियल लाइफ से रिलेट किया कि वास्तव में लोगों की लाइफ किस तरह से एक केज में बंध जाती है। जैसे एक टाइगर की लाइफ जो है उन्होंने क्या कर दिया, केज में लाके पटक दी है, जिसमें वो बेचारा चल भी ठीक से नहीं पा रहा, और जो उसके पंजे हैं, अभी सुनना, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। बोल रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो जो है कहीं शैडो में छुपा हुआ होता, कहीं खुद को हाइड किया हुआ होता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी ग्रास के अंदर से स्लाइड कर रहा होता, जिससे वो छिपा रहता और अपने शिकार को पकड़ के दबोच लेता, है ना।
नियर द वाटर होल, जहां पे जानवर जो है जंगल के वो पानी पीने आते हैं, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से यंग डियर्स पास करते हैं, ऐसी जगहों पे वो छुपा हुआ होता है, जिससे क्या होता कि हमारा जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट को, अपना जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करता, साथ साथ में वो जो है जो उसको करना चाहिए रियलिटी में जिसके लिए वो बना है वो चीज़ें कर पाता, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल वो कर सकता था। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग मतलब होता है दांत दिखाना, ठीक है। वो जो है अपना हाउसेस के आसपास विलेज में घुस जाता, एट द जंगल्स, जहाँ पे जंगल खत्म होता है, बिल्कुल बॉर्डर होता है, वहाँ कहीं पे राउंड लगा रहा होता, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस। वो क्या करता, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखाता, इसके अलावा हिज क्लॉज, अपने पंजे जो नाखून होते हैं उसके, टेरराइजिंग द ब्लेज, जिससे पूरे गांव के लोग डरते। ऑब्वियस सी बात है यार, जो इंसान जो चीज़ बनी हुई है, जैसे तुम्हें पता है कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल है, और तुम्हारे पोटेंशियल से अगर मैं तुमसे नीचे बात करूँ कि बेटा ऐसा है ना कि यार 100 तो सभी ला रहे, तू यार 70 से काम चला ले, 70 से काम चला ले, क्या 70 से काम चला ले भाई, ये तो वही चीज हो गई, तुम्हारे माइंड को जो है बांध के रखना और बोलना कि यार ठीक है रहने दे, 100 मार्क्स का छोड़, अब तू 70 की सोच, अब तू 60 की सोच, या फिर तुझसे ज्यादा ला ही नहीं सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं ला सकता यार, बच्चा पढ़ने बैठा है, कोई करने बैठा है, और जो ठान लेता है वो तो कर ही जाता है। तो जब आप ठान लेंगे तो कर लेंगे, और वास्तव में आपके पोटेंशियल से आपको नीचे रखना, आपके पोटेंशियल से आपको कम आंकना, आपको गलत जज करना, वो बहुत गंदा है। और किसी का पोटेंशियल होने के बाद उसे बांध देना, जैसे आंटियां अंकल कई बार कहते हैं, रिश्तेदार बांध देते हैं, बोलते हैं इससे नहीं हो पाएगा, वो भी सोचने लगता है एक समय के बाद, हाँ शायद सही कह रहे हैं, इनका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ा है तो वो मजबूत है। अरे जरूरी नहीं है यार, कोई जरूरी नहीं है, तुम हम में से ही टॉपर बन के निकलते हैं और वो बन जाते हैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। तो धीरे धीरे जिसका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का वो मजा उठाता, इसके अलावा जो उसका वास्तव में काम है उसमें वो रहता, उसमें वो एंजॉय करता, तो वो बहुत बेटर होता। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो एक पक्के सेल में, पक्के केज में, पक्के जेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसका जो पोटेंशियल है उस बार्स के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे हमारी लेडीज का अगर रेफरेंस लें तो वो बेचारी अपने घर में वो सब चीज़ें नहीं कर पा रही जो उन्हें करना चाहिए वास्तव में, है ना। वो उनको भी तो हक था ना, कहीं चहचाने का, कहीं घूमने का, सब कुछ करने का, बट नहीं, उनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग दोज प्रिविलेजेस। तो जब वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रही है तो भाई क्या करना चाहिए, उनको इस केज से आज़ाद करना चाहिए, और केज वास्तव में इधर है और कहीं केज नहीं है, हम लोग सोच नहीं पा रहे सही तरीके से। What is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। बोला है वो जो है ना कंक्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है, उसका स्ट्रेंथ जो है उन बार्स के पीछे, उन दरवाजों के पीछे, उन जेल में जो रॉडे हैं उनके पीछे रोक दी गई है, जिससे कि वो उसका इस्तेमाल ना कर पाए। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, धीरे धीरे वो अपने केज को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आ जा रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है ना। जैसे हम इग्नोर करते हैं, अरे जा यार, है ना, कि हमको जज करने वाला, हमारे को पहचानने वाला तो कौन ही होता है। तो वैसे इग्नोरिंग द विजिटर्स, अगर लेडी की लाइफ से अगर हम इसको रिलेट करें तो हर एक लेडी जो है उसको कंक्रीट सेल्स में बंद कर दिया गया है, मतलब उसको एक ऐसे घर में लाके रख दिया गया जहाँ से वो बेचारी ना घूम सकती है, ना खा पी सकती है, ना अपनी सारी चीज़ें मर्जी की कर सकती है, इवन पहन भी नहीं सकती। तो उस कंडीशन, वो भी एक वॉर्स के पीछे है जहाँ पे वो पैक्ड है बेचारी, उसकी स्ट्रेंथ जो इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर ह्यूमन की बात करें तो कई बार वो अपने ब्रेन के केज में, ठीक है, यहाँ जेल है, सोच लिया हमने ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा, ये खराब है, तो हम जेल में बंद हो गए। तो बाकी सभी अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें सभी को इग्नोर करते जा रहे हैं, बस अब मान लिया है कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे बेटे याद रखना, जो बिहाइंड है वॉर्स है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारा राइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बार बार रिपीटिशन,
ठीक है। तो रिपीटिशन हमारा जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो रिपीटिशन का याद रखिए। जहाँ पे क्वाइट रेज और वेलवेट क्वाइट इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है वास्तव में? मेटाफर, एक से दूसरी चीज को कंपैरिजन करना। आपसे पैराग्राफ पूछा जाता है तो याद रखना, जहाँ पे जो चीज बोलना हो, मेटाफर। वास्तव में इस पोयम को बहुत अच्छा नहीं बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें रिपीटिशन, अगेन इसमें भी मेटाफर, ठीक है। अब सुनिए बेटा जरा, हमारा ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। बोल रहा है वो जो है अपनी चमकदार आंखों से, विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। बेटा यहाँ पे देखिए बी भी दो बार रिपीटिशन में, तो यहाँ पे रिपीटिशन भी लगेगा। अपनी ब्रिलियंट आइज से, जो आइज बहुत चमकदार है, शेर की और चीते की आंखें देखी हैं आपने? बंदा देख के घबरा जाए, जब उसको देख ले तो एक बार बस ठीक है यार, ये तो भाई अब अंत है ना। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। तो जो हमारा ब्रिलियंट आइस और ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है वो, कि उसकी चमकदार आंखें चमकदार तारों की तरफ देख रही हैं और उन चीज़ों को फील कर रही कि काश मैं भी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होता जहाँ मुझे होना चाहिए था, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मेरे लिए बना है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो ये अलग अलग फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। और उन्होंने बोला कि वो लास्ट नाइट को वो चीज़ों को सुन रहा है जो पास से कार्स निकल रही हैं, ठीक है। मतलब इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, उन पे कंट्रोल कर रहा है कि यार चलो ठीक है, अब अपने एरिया में जहाँ पे रह रहे हैं उसको काम चला रहा है, और गुस्से में है लगातार। इस बात को ध्यान रखना। लास्ट स्टेंजा कम पूछा जाता है, आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला स्टेंजा है वो फर्स्ट है, एक ये है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये हमारे 3 पैराग्राफ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ये मैंने पिछले 10 सालों में कहीं नहीं देखा, तो इट डजेंट मीन आप सुनेंगे नहीं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। अगर गलती से भी आ जाता है तो ठीक है, हमें राइमिंग रूमिंग पता है सब चीज़ें, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी? जनरली एलिट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे एलिट्रेशन मतलब बार बार रिपीटिशन हो रही है हमारी। प्लम्प डियर पास, है ना। तो पीपी रिपीटिशन में बेटे एग्जैक्टली वर्ड आने चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड आने चाहिए, सॉरी, नॉट ओनली अल्फाबेट्स, एग्जैक्टली अगर वर्ड आ जाए तो वहां पर रिपीटिशन। एलिट्रेशन में भी रिपीटिशन है, बट किस चीज की रिपीटिशन है? खाली अल्फाबेट्स की, खाली अल्फाबेट्स की। इज इट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इनटू केज? क्या ये सही है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है, हमारे जंगली जानवर जो है, उनको केज में डाल देना? यार पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि बच्चे की उन्होंने नेचुरल जो थिंकिंग है उसको देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये लिख सकता है। तो इसमें अधिकतर जो बच्चे हमारे सोशल हैं, थोड़े से समझदार हैं, वो सब लिख सकते हैं कि नहीं भाई, फ्रीडम हर एक ऑर्गेनिज्म का राइट है, और उनको उससे कभी भी डिप्राइव नहीं करना चाहिए, उससे उन्हें कभी भी प्रिवेंट नहीं करना चाहिए। और उनको केज में डाल के हम उनका पोटेंशियल जो है वो रोक रहे हैं। मे बी वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते और वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे होते इन द बायोस्फीयर, कर रहे होते, लेकिन नहीं, उनको केज में डाल दिया गया। तो इससे जो है उनका जो राइट है फ्रीडम का, वो भी खत्म कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? सेंट्रल आइडिया पोम का ये है कि अगर कोई भी इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अपनी आज़ादी दो, उसका जो पोटेंशियल है उसका भरपूर रियलाइजेशन होने दो उसको। क्योंकि भाई जब वो पैदा हुआ है, जब वो ऑर्गेनिज्म आया है इस लाइफ में, तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसका एक यूनिक वर्क है। लेट देम डू देयर वर्क, ठीक है। जैसे तुम आए हो तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बेस्ट हो सकता है आपको 50 की एज में जाके पता लगे कि आपका वास्तव में लाइफ में रोल क्या है, आप किस लिए पैदा हुए हो सकता है आपको एट द एज ऑफ 70 रियलाइजेशन हो कि आप यार दुनिया के लिए बूढ़े होने पे क्या कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देने आए हो। तो कभी कभी पोटेंशियल जो है उसको अपना रियलाइज होने दो, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो उभरेगा।
आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को पैदा होते ही नहीं पता लग जाता। कभी कभी क्या, हर केस में लगभग ऐसा होता है, इंसान को पैदा होते हुए नहीं पता लगता कि भाई मेरा जो है धरती पे आया हूँ ये काम है। नहीं, हो सकता है आप धरती पे आए हो, आपका जो मोटिव है वो आपको बहुत लेट पता लगे या बिल्कुल एंड ऑफ द लाइफ पता लगे। आप लोगों को बस ये समझाने आए हो कि एंड में कैसे रहना है। तो आपको जो रियलिटी है लाइफ की उसके साथ चलते रहना है, जो ऊपर वाले ने दिया है, पोटेंशियल दिया है, उसको एंजॉय करना है और ना कभी खुद का पोटेंशियल रोकना है बिहाइंड द बार्स, है ना। ये थिंकिंग ज़्यादा सोच सोच के इसको कभी नहीं रोकना और ना ही किसी एनिमल को रोकना है। तो उन्होंने मेनली जो फोकस किया है, सेंट्रल आइडिया जो है हमारा, वो किस पे है? फ्रीडम पे है। वो किस पे है? फ्रीडम पे है कि फ्रीडम हर इंसान को, हर ऑर्गेनिज्म को मिलनी चाहिए एंड दैट इज देयर बर्थ राइट। वो उनका राइट है। हालांकि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एनिमल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। आज भी शेर सर्कस में मिल रहा है, जो कि बहुत गलत है। इसके बाद राइमिंग क्या है? राइमिंग है इसकी ABCB, मतलब रिपीटिशन है बट बहुत कम है। मैंने बोला इस पोम को जो है बोलते हैं कि बहुत अच्छी राइमिंग नहीं है इसके अंदर, राइमिंग बहुत बढ़िया नहीं है। रिपीटिशन करने की कोशिश की है बट बहुत बेस्ट नहीं है। बट इसका जो आइडिया है वो इतना ज़्यादा बेटर है कि शायद कोई इसको डीपली समझे तो बहुत बढ़िया कर जाए। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पोम थी अभी तक की। अगली पोम तो मस्त है, ठीक है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कौन सी है भाई? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके राइटर है कैरोलिन बेल्स। अरे इनकी जो कहानी है ना बड़ी मज़ेदार है। पता कैसे? इन्होंने अलग अलग जानवरों के बारे में डिस्क्राइब किया बहुत फनी वे में। इसी वजह से ये पोएम बहुत ज़्यादा फेमस हो गई कि हमारा जो एशियाटिक लायन है, इसके अलावा एशियाटिक लायन मतलब जो एशिया में पाया जाता है ईस्टवर्ड में, ठीक है, ईस्टवर्ड मतलब जैसे हमारा इंडिया का ईस्टर्न पोर्शन, वहाँ पे बंगाल टायर है, वो वास्तव में किस तरह से होता है और उसका मेन खासियत क्या है। हमारा जो लायन है, इसके अलावा लेपर्ड, लेपर्ड में क्या खास बात होती है, हाइना, क्रोकोडाइल और हमारा गिरगिट कैमलॉन, ठीक है। इतनी चीज़ों में इन्होंने क्या बताया, डिफरेंसेस बताया और बोले कौन सी चीज़ की पहचान कैसे करो। और जितने सारे ये वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, मतलब ऐसे क्रिएचर्स जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जिनको तुम बहुत फनी वे में याद रख सकते हो। छोटे बच्चे एक्चुअली जो होते हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। और जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, जैसे अगर तुम्हें ये प्रॉपर पोएम समझाई जाए तो ये बहुत मज़ेदार है। तो इसको मज़े मज़े में पढ़ते हुए सीखते हुए हम जरा अपने करेक्टर्स को देखेंगे, उनकी खासियत देखेंगे और जो हमारे कहानी लिखने वाली है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए जो हमारा एशियन लायन है, एशियन लायन है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब इसका साइज हैवी होता है जनरली, जिसको देख के डर लगना बड़ा कॉमन है, ठीक है, कि हाँ यार ये इतना बड़ा है भाई साहब, अब तो ना बच रहे। एंड फियरफुल रोअर, और फिर जब वो दहाड़ देगा तो डरना एकदम लाजमी है, क्योंकि बड़ी आसानी से वो डरा सकता है किसी को भी अपनी दहाड़ से। ये दहाड़ के लिए बहुत फेमस है, अपने साइज के लिए, अपनी दहाड़ के लिए। एशियाटिक लायन बोलते हैं हमारे जनरली, और जो लायंस हैं उनके मुताबिक ज़्यादा मजबूत है। और वैसे बता दूं, इंडिया का जो हमारा नेशनल एनिमल है उसमें आता है ये वाइल्ड एनिमल, एशियाटिक लायन। इसके बाद बंगाल टायर, ब्लैक स्ट्रिप्स और येलो हाइट, बोला जो येलो कलर की बॉडी रहेगी उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स रहेंगी, जिससे कि वो आसानी से पहचाना जा सकता है और वो ग्रासेस में छिप जाता है। बहुत ही तेजी से बंगाल टाइगर जो है वो किसी को भी दबोच सकता है। ये पता क्या करता है, पानी में छुप जाता है जहाँ पे लोग आते जाते हैं और आसानी से दबोच लेता है, जैसे तुमने पिछली पोयम में पढ़ा था। और इसकी सबसे अच्छी बात कि जब ये किसी को मारेगा तो उसमें समय नहीं लगाएगा, फटाफट निकाल के ख़त्म। यही सेम खास बात लेपर्ड में, दोनों बहुत फास्ट है, टाइगर भी और लेपर्ड भी। तो इनकी ये खास बात है, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा बियर, जो आपको कभी भी मारने से पहले आएगा, आप कहीं गार्डन में घूम रहे हो जैसे मान लो, ठीक है, आएगा आराम से आपको हक करेगा, आपको लगेगा शायद ये इसका फ्रेंडली नेचर है, ही इज डूइंग इट जस्ट टू इम्प्रेस यू, ठीक है। कभी कभी लगता है कि हाँ यार ठीक है यार, बढ़िया कर रहा है ये,
हमारे साथ शायद ज़्यादा फ्रेंडली है। नहीं भाई, फ्रेंडली नहीं है, वो कह रहा है बेटा तेरा टाइम हो गया, मुन्ना सो जा, और सुला देता है हमेशा के लिए। तो बियर जब भी मारने आएगा तो आपको हक करेगा पहले, और हक करने के बाद टाटा बाय बाय। इसके बाद क्रोकोडाइल, ये क्या करता है हमारे, हमेशा जब भी कोई शिकार करेगा तो उसको खाता जाएगा और आंसू निकालते जाएगा, जैसे उसको कितना दुख हो रहा है। क्रोकोडाइल और हाइना एक जैसे लगते हैं वास्तव में, देखने में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे कई लोग टाइगर और लेपर्ड में कंफ्यूज जाते हैं, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेपर्ड का साइज जनरली छोटा होता है और टाइगर जनरली बड़ा होता है। ठीक है, ये अपने दांतों के लिए बहुत अच्छे से पहचाना जाता है। और बंगाल टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, बहुत मजबूत है और बहुत फुर्तीला है बंगाल टाइगर। ठीक है, अगेन ये हमारे दोनों के दोनों कुछ स्टेट्स के जो हैं वाइल्ड एनिमल्स में काउंट होते हैं, कुछ स्टेट्स के वाइल्ड एनिमल्स में काउंट होते हैं। खैर वो नहीं लिखना है। हाइना जो है ये क्या करता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा स्माइल करता रहता है, चाहे कुछ भी बवाल हो जाए। ये हंस रहा होगा, इसकी चेहरे को देखोगे तो ऐसा लगेगा स्माइल कर रहा है। क्रोकोडाइल और हाइना में बस इतना सही डिफरेंस है, वैसे दोनों एक जैसे हैं देखने में। क्रोकोडाइल जब भी किसी को खाएगा तो आंसू निकालेगा, इट डजेंट मीन आप खुद को परस दो और वो निकल जाए उसके बाद आप चेक करो हाँ हाँ रो तो रहा है यार, तो ये क्रोकोडाइल होगा। नहीं, मतलब ये है जब इस तरह क्रिएचर कभी भी दिखे तो दूर रहना है, भागना है वहाँ से। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं वैसे बुक्स में नहीं है, बट लायन, टाइगर और लेपर्ड इनको देख के कभी पीठ मत दिखाना, क्योंकि ये गर्दन दबोचता है और जब तक आप सामने हो वो गर्दन को टारगेट नहीं कर सकता आसानी से। ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक है ये। अब थोड़ा सा बस, जो हमारा कैमलियन है इसमें क्या रहता है भाई, हमेशा आप कहीं भी जंगल में जाए और आपको लगे आसपास में कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वहां पे गिरगिट बैठा हुआ हो। क्यों? क्योंकि इसके पास खास बात है, इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। जो सराउंडिंग की कलर है वही खुद का कलर कर लेगा, जिससे कि इसको कोई भी प्रे जो है वो पहचान ना पाए और खा ना पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे वाइल्ड क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इनकी खास बातें याद रखते हैं। आपको बता दूं, इसमें जो हमारा राइटर है उसने टाइगर के लिए नॉवल वर्ड यूज़ किया है, मतलब बहुत सहन वाला है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसको जब भूख लगी होती है तभी शिकार करता है, वैसे शिकार नहीं करता। सॉरी। इसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, हमारा जो पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो जनरली है मेटाफर और रिपीटिशन, मेटाफर और रिपीटिशन। ठीक है, इसके अलावा व्हाट डज द पोएट से अबाउट क्रोकोडाइल एंड हाइना, क्रोकोडाइल एंड हाइना के बारे में पोएट ने हमारे क्या बताया? उसने बोला दोनों के दोनों सेम दिखेंगे और क्रोकोडाइल मारने के बाद वो रोता रहेगा, आंसू निकालता रहेगा, जो हम बचपन से सुनते हैं मगरमच्छ के आंसू। और हाइना जो है बेटा हमारा, वो हमेशा स्माइल करता रहेगा। वहीं पे व्हाट डू यू लर्न अबाउट द लेपर्ड फ्रॉम हिज पोएम, लेपर्ड के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि फास्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और बहुत आसानी से किसी चीज को कैच करना चाहिए। ठीक है, फोकस्ड नहीं होते हैं ये, शिकार करते टाइम बहुत फोकस्ड रहते हैं ये, आसानी से चेक करेंगे, देखेंगे और बिल्कुल ताक में रहेंगे, फिर जब मौका लगेगा लपेट देंगे। समझ गए? पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों, अगेन ईयर्स लिखना मैं भूल गया, दोनों के दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है। व्हाई डज द पोएट यूज द टर्म नॉवल एंड वाइल्ड फॉर द टाइगर? अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन कि भाई जो टाइगर है उसके लिए नॉवल और वाइल्ड क्यों यूज किया गया है? ये नॉवल है मतलब ये सहन वाला है, सिंपल है, बहुत शांत है। वैसे अगर इसको भूख नहीं लगी तो आप इसके सामने से गुजर के जाइए, कुछ कहेगा ही नहीं, कुछ नहीं कहेगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप गुजर के जा रहे हो। भाई क्रिएचर्स हैं, ठीक है, अजमाना नहीं है, मौत को नहीं अजमाना, जिंदा रहे तो सब निपट लेंगे, है ना। तो हमारा जो नॉवल है उसके क्या करना है भाई, नॉवल तो है तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ स्मार्टर है, शांत है और इसको भूख लगी होती है तभी ये हमला करता है, अदरवाइज इट विल नॉट। और ये वाइल्ड है, इन दैट केस जब ये भूखा है तो भाई शिकार करेगा, ढूंढ के कर लेगा, बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, फोकस्ड होते हैं। इसमें राइमिंग कौन सी हुई है? ए बी ए बी सी सी, मतलब हमारा सेम वर्ड अल्टरनेट पे रिपीटिशन होता है और उसके बाद कोई नया वर्ड 2 बार रिपीट होना।
ठीक है, तो ये हमारा, अब आगे चलते हैं द बॉल पोयम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। यहाँ के बाद बेटे जो 5th के बाद चैप्टर है, जनरली इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट सेम क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस नहीं बदल रहे। पीछे वाले जो हमारे थे उनमें समझना ज़्यादा था, क्योंकि उनमें कई बार बीच से पूछते हैं और कई बार उनका जो है थीम पूछा गया है कि हमारा जो पोयम है एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, तो उसके लिए 10 या 5 लाइनें हमें आनी चाहिए, जनरली 5 से 6 लाइनें। ठीक है, तो द बॉल पोयम जो है हमारी जॉन बेरीमैन ने लिखा है जिसे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें पोएटिक डिवाइसेस है वो मेटाफर अलिट्रेशन दिए गए हैं। अब इस पोयम में एक्चुअली हमारा है क्या कि एक बच्चा रहता है, जब हमारा पोएट जो है वो एक नदी के पास या फिर बोले हमारा किसी बीच पे खड़ा हुआ है, और वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक बच्चे की बॉल उछलती हुई आती है और वो बीच में चली जाती है। आफ्टर सम टाइम वो क्या हुआ, वो ड्राउंड हो गई, उसके अंदर डूब गई। अब वो बच्चा आया, बेचारा बच्चा बड़ा उदास हो गया कि आज जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं, 2-2 रुपए 3-3 रुपए करके डालते हैं, या खुद की शेविंग 10 दिन 15 दिन या 2 महीने 3 महीने करने के बाद एक बॉल खरीदी, और वो बॉल अचानक से हमारी जो है डूब जाए, तो यार ऑब्वियस सी बात है दुख होगा। तो ऐसी बच्चा आता है भागते हुए, उसकी बॉल जो है ना वो गलती से डूब जाती है। अब डूब गई, तब उस कंडीशन में क्या हुआ, वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। अब वो बच्चे को देखता है तो उसे पता लगता है कि यार बड़ा रिग्रेट में है, ये बहुत परेशानी में है। वास्तव में ना ये इशारा कर रहा है तुम्हारी रियल लाइफ की तरफ। तुम्हारी रियल लाइफ में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो कई बार तुम्हारे हाथ से निकल जाती हैं, और तुम्हें क्या लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे उसने एक चीज़ बोली कि आपको हर चीज़ से प्यार करना चाहिए। पोजेशन अच्छी बात है, जो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनका जो है रिप्लेसमेंट नहीं देखना चाहिए कभी भी। और जो चीज़ें लाइफ में इर्रिप्लेसेबल हैं उनको बहुत वैल्यू दो, उनके लिए पोजीशन भी रखो, लब भी रखो, उनका ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली। बट अगर कुछ गलत होता है, इन एनी केस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका काम क्या है कि भाई उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, हाँ हो गया गलत, अब सॉरी अब हो गया गलत, और जब गलत हो गया तो इन दैट कंडीशन आप जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको आप कैरी ऑन करेंगे। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसके पीछे नहीं भाग रहे। आजकल चल रहा है ना बहुत वैलेंटाइन भी कपल, है ना, तो यार उसमें सिंपल सी चीज़ ये दिमाग में रखनी है, ठीक है जो चल रहा है बढ़िया है, बट मे बी सी और ही परमानेंट और मे नॉट बी, हो सकता है वो परमानेंट हो और हो सकता है ना हो। तो काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, अगर वो चली जाती है तो हम ऐसे नहीं होंगे कि मर गए भाई। अगर वो चले जाते हैं या वो चली जाती है तो सिंपल सी बात ये रहेगी कि हम अपनी लाइफ को और बढ़िया से मेंटेन करेंगे, ताकि आने वाले इंसान को कभी ये ना लगे कि ये इंसान कमज़ोर है इसलिए इसे कोई छोड़ के गया, इस इंसान के साथ एडजस्ट होना मुश्किल है इसलिए कोई गया। सिंपल सी बात उसके दिमाग में आनी चाहिए, अच्छा हुआ छोड़ चला गया, मेरी किस्मत लग गई, है ना। तो कभी कभी लॉसेस जो है उसको आप पॉजिटिवली लीजिए और लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए, जो आम जनता आजकल नहीं कर रही। जब वो बॉल अंदर जा रही थी तो पोएट को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसका बचपन जो है चलता चला गया, इसी तरह से उसका बचपन खत्म हो गया। छोटे बच्चे की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पोर्शन देख रहा था कि यार इसके बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मिस हो रहा है। उसने सोचा क्यों ना इसे पैसे दे दिए जाए ताकि ये बॉल खरीद ले। फिर उसने सोचा कि यार छोड़ो, पैसे दे देते हैं इसे, उसके बाद क्या होगा कि ये जाके बॉल तो ले लेगा, बट उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो इसने पैसे जोड़ जोड़ के खरीद के लेके आया है। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई काम करते रहें, एक चीज़ को खरीदने के लिए महीनों लगा दें, उसके बाद उसको लेके आए ना, तो उसकी केयरिंग और उसके लिए पोजीशन ऐसा होता है कि यार छू मत लेना, है ना। और वही चीज़ अगर हमें लाके कोई परस दे, ले लो पकड़ो रख लेना तुम्हारे लिए गिफ्ट है, फिर उसका वैल्यूएशन नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं चीज़ें लाइफ में कमानी चाहिए, है ना। तो वैल्यूएशन भी बेटा उसी तरह से आती है जिस तरह से आप उस चीज़ को ऑक्यूपाई करते हैं या फिर उस चीज़ को आप लोग लेते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं।
तो उसने बोला उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर मैं उसको दूंगा, क्योंकि वो उसके लिए उतनी उसमें फीलिंग्स नहीं होंगी, उतनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी, और ना ही उसके लिए ऑब्सेशन होगा क्योंकि वो चीज़ फ्री में मिल गई है। तो उसने ऐसा नहीं किया, बोला इसको सीखना भी चाहिए कि लाइफ में सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। और जब उस बच्चे ने राइटर से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मेरी बॉल चली गई, तो उसने देखा कि यार बच्चा परेशान है, बहुत दुखी है, क्यों ना इसको पैसे दिए जाएं या फिर इसको बोल दिया जाए कि ऐसी बॉल्स इसमें और भी गई हैं, अब उनमें से कोई निकल के बाहर आ जाएगी तब तुम लेके चले जाना, ठीक है, हंस के टाल देते हैं। तो इससे बच्चा जो है थोड़ा सा शांत हो जाएगा और इंतजार करेगा कि कभी आएगी तो मैं भी उठा लूँगा। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला वो चली गई है, वो बॉल डूब गई है, अब आगे बढ़िए, ठीक है, आगे देखिए, दूसरी लीजिए, ये आपको शायद ही मिले, अब नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ भी बिल्कुल इसको दिमाग से सोच रहा है, वो उसको बोल रहा है, लेकिन हमको क्या रेफरेंस दे रहा है कि लाइफ भी ऐसे ही है। हर एक मोमेंट जो निकलता जा रहा है जब वो आपके हाथ में दोबारा कभी नहीं आएगा, चांसेस ही नहीं है। जो चीज़ स्लिप हो रही है वो होती चली जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चन सुनिए। वाई डज द पोएट नॉट ऑफर एनी मनी टू द बॉय टू बाय अनदर बॉल? आंसर मिल गया इसका। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके लिए उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती, वो ऑब्सेशन और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ नहीं निभाता, क्योंकि वो उसको ऐसे ही मिल गई है। He seems first responsibility, what responsibility is referred to here? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कभी कोई चीज चली जाए, जो चीज तुम्हारी लाइफ से इररिप्लेसेबल हो या जो तुम्हारी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल हो, तो उसको जाने का जिम्मा उठाओ, मजबूती से उस चीज को एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है भाई साहब, ओके डन, गई, कोई बात नहीं, अब जाने दो। तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए और हमें कैरी ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ को। समझ गए? हमारे 50% सिलेबस खत्म हो गया है और बहुत बहुत बधाई हो, इतना झेल गए। अभी हमारा थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि आगे के चैप्टर थोड़े और आसान हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ते हैं। बाकी वेल डन, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने झेला है, ठीक है। जैसे भी अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना उन बेचारे बच्चों को जिनका शायद हाल ख़राब है। वैसे मैं ये जनरली नहीं बोलता हूँ, बट एग्ज़ाम टाइम है तो शायद करने से प्रॉफिट होगा ऐसा। कई बच्चों के हाल बहुत ख़राब होते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश, और जिनके फ्रेंड्स नहीं हैं वो बेचारे कहानी ना डिस्कस कर पाते हैं, ना किसी को बता पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तो इन दैट कंडीशन आप वीडियो शेयर कर दिए, उसको काम आएगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अरे कहाँ गया भाई साहब, गायब हो गया। अच्छा मिल गई, अमांडा मिल गई भाई, अमेंडा। अमेंडा की कहानी सुनते हैं अपन लोग। लिखा किसने है? रॉबिन क्लेन ने। नाम से पता लग रहा है बंदा है, ठीक है, मेल है। रॉबिन क्लेन जी ने जो लिखा है इन पोएट ने, कि एक जो बच्चा है हमारा, जब वो मैच्योरिटी के टाइम पे होता है, जैसे टीनेज के टाइम पे, उस समय वास्तव में उसमें चेंजेस क्या होते हैं। एक लड़की है जिसकी मम्मी उसे हर बात पे टोकती रहती है, इंग्लिश में नैगिंग बोलते हैं उसे। तो नैग करना, बार बार स्कॉल्ड करना, बार बार टोकना, आजकल आम तौर से ये पेरेंट्स में चल रहा है कि बच्चा कुछ भी करे, बेटे ऐसे मत बैठ, बेटे उधर मत देख, बेटे पढ़ाई कर अपनी, बेटे ये कर, बेटे वो कर। बच्चा जो है आजकल स्ट्रेस फ्री हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो एज होती है, जैसे कि टीनेज की एज आना शुरू हुई है, अभी आप लोगों की जो एज चल रही है, उस समय माइंड जो है प्रॉपर तरीके से शांत नहीं होता। अब उस कंडीशन में क्या है कि बच्चे को जो है थोड़ा रेस्ट चाहिए, दूसरी चीज़ उसको थोड़ा स्पेस भी चाहिए। स्पेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसमें घुसे रहो हर समय, क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, क्या क्या किया तूने, ये हर समय नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के लिए जो है हमारा राइटर समझाने की कोशिश कर रहा है एक पोएम के थ्रू, कि अमेंडा जो एक लड़की है, जो एक एज में पहुंची है अभी, जस्ट टीनेज एज में, उसकी माँ जो है उसे हर बात पे टोकती रहती है, और वो लड़की जो है वो अपनी एक इमेजिनेशन दुनिया में है। मैं इसके दो पहलू समझाऊंगा आपको, दोनों समझना, जो वास्तव में पोएट ने कहा और जो मेरे व्यू है मैं वो भी समझाऊंगा। दोनों काम के हैं, दोनों लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पोएट है वो क्या कह रहा है? कह रहा है उसकी मदर जो है उसको हर बात पे टोकती रहती है। मतलब जैसे कि वो सीधी नहीं बैठी, या उसके शोल्डर जो है वो डाउन जा रहे थे, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा शोल्डर सीधे कर, और सीधे करके बैठना, शोल्डर नीचे मत करना, अपनी कमर सीधी रख, कमर टेढ़ी मत रख, स्ट्रेटन बैठ, स्ट्रेट होके बैठ, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी उसको क्या बोलने कि आप चॉकलेट मत खाओ। क्यों मत खाओ चॉकलेट? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो पहले एक्नी थी वो फिर से आ जाएगी, तो चॉकलेट मत खाओ। मतलब एक एज
जिसमें तुमसे कोई बोले कि तुम अभी बीमार थे या तुम्हारे चेहरे को गंदगी थी, वो सही हो जाएगी, सही हो गई है, वो वापस आ जाएगी, इसलिए तुम ऐसा काम मत करो। मतलब एक खाने वाली चीज़ को लेके बच्चे को समझाने के लिए कुछ और पैटर्न होते हैं। हमारे जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा उसकी मम्मी क्या कह रही कि लगातार घर में रहना है, एक बाउंड्रीज सेट कर दी, यहाँ रहो। तो वो बेचारी अलग अलग चीज़ों को इमेजिन कर रही। इवन जो हमारी बच्ची है अमेंडा जो है, उसने एक मोमेंट पे ये तक सोच लिया कि ऑर्फन होती, अनाथ होती, उसके कोई माँ बाप ना होते तो कितना अच्छा होता। आराम से बाहर घूमती, अपने धूल जो है उस पर कुछ ना कुछ बनाती रहती, नंगे पैर घूमती, लेकिन आज़ाद होती। मतलब फ्रीडम तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एक सर्टेन एज पे आके बच्चे को फ्रीडम चाहिए होती है। एटलीस्ट फ्रीडम नहीं तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट एक चीज़ है हमारी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रीडम के चक्कर में जो सही चीज़ है उसको चूज़ करना भूल जाते हैं। क्योंकि अभी जिस एज में आप लोग हैं, या जिस एज में 13-14 साल का बच्चा होता है, आप तो फिर भी मैच्योर हो गए। जिस एज में हमारा 13 ईयर्स का बच्चा, 12 ईयर्स का बच्चा है, उसको ना समझ ही नहीं है बिल्कुल। क्लास में गाली देने वाले हैं तो वो गाली देने वालों के साथ मिल गया, कूल बन गया कि चलो कूल बन जाते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स का ठीक है बोलना, समझाना ठीक है, सही गलत बताना ठीक है, अंतर बताओ बच्चे में क्या गलत है क्या सही है। उसको ये समझा दो कि बेटा ये करेगा तो ये गलत है, ये करेगा तो ये सही है। ठीक है, सही और गलत वो भी उस हिसाब से कि उसके करेक्टर पे सूट करे। ऐसा नहीं है कि हाथी से हम पेड़ चढ़ने को बोले। ठीक है, जो उसके करेक्टर पे सूट करे, कोई भी इतना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल उसको राशि ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अमेंडा को समझा रही थी, बार बार बोल रही थी, और एट लास्ट बोलती है कि तू जो है इतनी चिड़चिड़ी मत रहे, मूडी मत रहे। क्योंकि वो हर बात पे फिर चिढ़ने लग गई। उसका क्या सपना था कि या तो वो बाहर चली जाए, ऑर्फन हो जाए, या फिर एक टावर में जाके, एक रेपेंजल करके फेरी टेल थी, फेरी क्वीन थी, जिसको ना उसने एक विच ने पकड़ के रखा हुआ था, और वो कभी भी अपने बाल गिरा देती तो क्या हो जाता कि वो आज़ाद हो जाती। तो वो कह रही काश मुझे उस टावर में छोड़ दिया जाए जहाँ कोई नहीं था, उसको पकड़ के रखा हुआ था, मैं भी वहीं पहुँच जाऊँ रेपेंजल की तरह, और वहाँ पे जाके शांति से रहूँ। दिन भर की किच किच पिक पिक मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो इस चीज़ से चिटचैट जो थी ना, उसको बार बार नैगिंग करना, बार बार स्कॉल्ड करना, डांटना, हर चीज़ में करेक्ट करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ से वो बचना चाह रही थी। हालांकि इसी की तरह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे, लेकिन आप याद रखिए लाइफ में स्पेस थोड़ा सा ज़रूरी है। इन एनी केस नहीं मिलता है तो उसको आप गलत वे में नहीं लेंगे, क्योंकि माँ बाप जो हैं और टीचर इस दुनिया पे बस दो अकेले ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे बेहतर बनो। जैसे मेरी जितनी परसेंटेज आई 93.6, मैं क्या चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है उससे बेहतर निकले, मुझसे आगे निकल जाए। बहुत खुशी होती है कि यार इससे आगे निकल जाए। मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, जो मुझे आता है देने की कोशिश करता हूँ, बच्चे को अच्छा लगता है वेल एंड गुड, नहीं लगता है कोई बात नहीं, हर साल बच्चे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मैंने कहा चलो डालते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते हैं ताकि बच्चा हमारा हमसे बेटर करके दिखाए, हमसे आगे जाके दिखाए किसी भी तरह से। जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, अभी तुम पढ़ रहे हो बैठ के, जिस दिन तुम बोलोगे ना सर मेरे मार्क्स जो है 94 आए, 95 आए, 98 आए, भाई सुन के मज़ा आ जाएगा यार, ये बच्चा है। लास्ट ईयर 100 वाले कितने सारे बच्चे थे, सुन के अच्छा लग रहा था यार, ठीक है बहुत बढ़िया किया बच्चे ने। और नहीं भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ तुम्हें 100 ही चाहिए, 95 चाहिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करी उसने, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार यहाँ तक बैठा, कोशिश कर रहा था, लास्ट तक बैठ के सुनता रहा, उसने भरोसा किया है हम पे, तो हम भी उसे आगे भी कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो कभी कभी बेटे स्पेस बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी स्पेस नहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि ये भी ऐसे लोग हैं, बस खाली पेरेंट्स और टीचर्स, जो आपके स्पेस में भी अगर कभी इंटरफेयर करते हैं तो वो आपके भले के लिए करते हैं। मैं तो नहीं करता ज़्यादा, लेकिन अगर कभी करता हूँ इन एनी केस, तो कोशिश ये रहती है कि बच्चे का भला हो जाए, उसको समझा दूँ सही और गलत क्या है। इट इज़ नॉट लाइक दैट तू यही कर, बट समझ जा कम से कम कि अभी एज है, सर्टेन एज के बाद रियलाइज़ होता है तब बुरा लगता है। तो अमेंडा के साथ कुछ कंडीशंस बुरी थी, हर चीज़ पे टोकना ठीक नहीं है, और हर चीज़ को समझाना भी अलग तरीके से होता है। ये नहीं है कमर सीधी करके बैठ जा, कुछ कॉजेज़ है उसके पीछे, पता होने चाहिए, नहीं बता रहे उसे। तो कुछ चीज़ों के लिए अमेंडा को ज़्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा हमें पोएट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब
क्वेश्चंस देखिए, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज है। सबसे पहली चीज मेटाफर, जिसमें वो क्या करे, कुछ इमेजिन करें खुद को किसी और की तरह, ह्यूमन को किसी और की तरह अगर इमेजिन करें, जैसे अ मरमेड, एक फेरी टेल या फिर एक परी बोले, ये सॉरी मरमेड में आएगा हमारा जो ओशियंस में रहती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे अंदर टहलना, अंदर घूमना, मस्त एकदम सी के अंदर या फिर सी के आसपास में घूमना, ये मरमेड्स होती है हमारी, जलपरी जिसको बोलते हैं हिंदी में। जलपरी सुने हो। रपेंजल जो है हमारा वो क्या है, उसमें रहता है कि एक फेरी टेल जिसको एक टावर में कैद कर दिया गया था, इसके पीछे लंबी कहानी है। टावर के अंदर कैद कर दिया गया था जिसको निकलना अलाउड नहीं किया बिच एक चुड़ैल ने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिपीटिशन, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, पूरी पोम में अमेंडा ही गाया गया है, कुछ और कन्वर्ट ही नहीं हुआ, अमेंडा 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 ही चलता रहा। फिर उसके बाद मेंशन एनी टू इश्यूज ओवर विच अमेंडा वाज नेग्ड एंड स्कॉल्डेड। ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जिसपे अमेंडा को जो है नेग्ड किया जाता, टोका जाता था, बार बार स्कॉल्ड किया जाता, चिल्लाया जाता था। तो भाई हमने सुन लिया, कमर सीधी करो, चॉकलेट मत खाओ, जो है अपना शोल्डर कभी नीचे करके मत चलो, ज़्यादा सी बात पे गुस्सा मत हुआ करो, ये सब उसको बोला जाता था। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वाई डज अमेंडा विजुअलाइज दिस। उसने ऐसा क्यों विजुलाइज किया, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए थी, उसको स्पेस चाहिए था, एंड सी वॉज फेड अप विद नेगिंग एंड स्कॉल्डिंग। वो उससे फेड अप हो चुकी थी, उससे पक चुकी थी कि यार अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझे यतीम कर दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। वो अपने घर में नहीं रहना चाहती, उसने बहुत चीज़ें इमेजिन करी, मरमेड बन जाए, फेरी टेल बन जाए, या फिर ऑर्फन बन जाए, वो घर पे नहीं रहना चाहती थी। एज अ रीडर डू यू आइडेंटिफाई विद अमेंडा, वाई। क्या तुम अमेंडा को समझ पा रहे हो। हाँ बिल्कुल, अमेंडा एक बच्ची होगी जिसकी एज लगभग 12-13 साल होगी। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पे एक्नी आ रही थी। बोला गया ना कि तुम्हारे चेहरे पे वापस एक्नी आ जाएंगी, डू यू रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, एक लाइन है आपके उसमें। तो अमेंडा के चेहरे पे एक्नी आ रही, तो मतलब वो टीनेज में होगी जहाँ तक है, और वो एक बच्ची है जिसकी शायद एज 12 से 14 या फिर 11 से 13 के बीच में होगी, जिस एज में जनरली ये होते हैं, ठीक है। ये रिटर्न का बता रहा हूँ, इन ओरिजिनल बेटा 16-17 तक होते रहते हैं, ठीक है। बट वो छोटी होगी क्योंकि उसकी इमेजिनेशन से पता लग रहा है। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली कि वो जो है उन चीज़ों से पकी हुई होगी, और एक इमेजिनिस्टिक गर्ल है जो सोचती बहुत है, अपनी दुनिया में खोई रहती है। तो ये हमारा अमेंडा के बारे में पता लग रहा है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। बेटा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये एक्सट्रैक्ट वाला, और सच बताऊं तो होता भी नहीं बच्चों से। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट वेयर फीट। बोल रही मैं अपने नंगे पैरों से उन पे जो है जमीन पे कुछ ना कुछ बनाऊंगी जो सॉफ्ट सी डस्ट है। हालांकि होता पता है क्या है, कि उसको इससे कोई दिक्कत नहीं कि उसके फीट में कुछ नहीं होगा, उससे ये दिक्कत नहीं कि उसके कपड़े ढंग के नहीं होंगे, उससे दिक्कत क्या है कि उसके जो है रोका ना जाए। तो वही कह रही कि मैं क्या करूंगी, अपने नंगे पैरों से मर्जी वहां आर्ट बनाऊंगी, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं होगा, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला नहीं होगा, हर समय कोई स्कॉल्ड करने वाला नहीं होगा वहां पे। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। बोला जो साइलेंस है, जो शांति है, वो गोल्ड है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है, जो आज़ादी चाहिए, वो बहुत स्वीट है, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत मीठी है। अब क्वेश्चन, हु आई रेफर टू हियर, किसको रेफर किया गया, आई कौन है यहाँ पे, बिल्कुल अमेंडा है। इसके अलावा वाई डज सी वॉन्ट टू बी एन ऑर्फन, वो ऑर्फन क्यों होना चाहती, क्योंकि शी वॉन्ट्स फ्रीडम, शी वॉन्ट्स freedom and silence, she wants freedom and silence. Identify the figure of speech used here, यहाँ पे figure of speech कौन सा इस्तेमाल हुआ है। I pattern soft dust with my hurst bare feet, ऐसी चीज जो एक्चुअल में क्लियर नहीं हुई है बट उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मेटाफर। क्या इस्तेमाल करेंगे, मेटाफर, जो एक्चुअल में नहीं है बट उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और चीज़ की मदद से। जैसे वो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रही, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करना चाह रही है, तो वो मेटाफर में जब इसमें हम किसी और ऑब्जेक्ट की मदद से इंसान को रिप्रेजेंट करें। कभी कभी ऐसा होता है ऑब्जेक्ट के जो वर्क हैं वो इंसानों की तरह चेक कर देते हैं कि यार जो है हमारा रेन जो है वो डांस कर रही थी, रेन वॉज डांसिंग।
अब बारिश कब नाचने लग गई, तो रेन वॉज डांसिंग जो है हमारा किसी और चीज़ का पार्ट है, अभी आपको पढ़ाऊंगा, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में मारना, ठीक है सर। अब अगला सुनिए, एनिमल्स। जो बच्चे हमारा वॉल्ट विटमैन ने दिया था, अब ये वॉल्ट विटमैन जो है उन्होंने क्या बताया, बोल रहे हैं कि यार एक टाइम पे इंसान और जानवर बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिटी को फॉलो करते थे, बिल्कुल एक जैसे रहते थे, लेकिन क्या हुआ, इंसान जो है धीरे धीरे इवॉल्यूट होते चला गया, डेवलप होते चला गया, या फिर बोलें कि जिसे हम डेवलपमेंट कह रहे हैं उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन राइटर के हिसाब से एक्चुअल में वो डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग सही और गलत के बीच में फंसे हुए हैं। ब्रेन को हमने केज की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एक जाल है जिसमें फंस गए हैं, ये चीज़ सही है, ये गलत है। हमने जो पाप करा भगवान हमें सजा देगा, भगवान सजा नहीं देगा, वो आपके कर्म जो हैं वो बदल के कभी कभी आपको रिजल्ट देते हैं जो हम करते हैं, ना कि भगवान हमें सजा दे रहा है। जिसके हम बच्चे हैं वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, अगर तुम्हारे साथ इतना गलत होने को होगा तो वो उसको कम करने की कोशिश करेगा हमेशा। एक पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। तो गॉड जो है, गॉड और सिंस के बीच में हम फंस गए हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मैंने ये पाप कर दिया, अब ये गड़बड़ हो गई, अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो कह रहा है ना, इंसान जो है एनिमल से अलग हो गया और वो जो है धीरे धीरे खुद को बांधना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंसान जो है जानवरों से बहुत कुछ सीख सकता है, जैसे लॉयल्टी, डिसिप्लिन, है ना, और किस तरह से उनके बीच में जो एक दूसरे के लिए पीसफुलनेस है, एक दूसरे के लिए लव है ना, वो चीज़ हमारे ह्यूमंस में नहीं रही। हमारे ह्यूमंस में हेट्रेड, आइस एंड फायर पढ़े ना अभी थोड़ी देर पहले, तो आइस एंड फायर में देखा हेट्रेड तैयार है हम लोगों में, है ना, जेलसनेस बहुत ज़्यादा, डिज़ायर हद से ज़्यादा। एनिमल्स में ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम लोगों में डिस्क्रिमिनेशन है, उनमें नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। बंदर बंदर होता है, वो एक वैरायटी के पीले वाले बंदर तो एक साथ सारे होंगे, ब्राउन वाले सॉरी, ब्लैक वाले तो सारे के सारे एक साथ होंगे, कोई दिक्कत नहीं उनमें। अब उनकी सोसाइटी कितनी तेजी से जुड़ती है। अपन ह्यूमंस, एक कोई पिट रहा है तो दूसरे को मतलब ही नहीं, पिट रहा है पिटने दो, हमें क्या लेना देना। तो ह्यूमंस जो है बेटा इनडिस्टिंक्टनेस की तरफ बढ़ गए हैं। उन्होंने क्या किया, खुद को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया आपस में, ये नीची जात, ये ऊंची जात, बल्कि बिल्कुल एक जैसे स्पीसीज है, कोई डिफरेंस नहीं, बट उन्होंने एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो है लॉयल नहीं होते, जनरली तो नहीं होते। अभी वैलेंटाइन डे निकल जाएगा, उसके बाद रियलाइजेशन होगा है ना, डोंट टेक इट सीरियसली। अब सुनो जरा, इसके बाद जो है बेटे और भी चीज़ें हैं हमारी जो ह्यूमंस जो है एनिमल से सीख सकता है बट नहीं सीखता। जैसे कि डिज़ायर, वो जो है हर चीज़ को बर्बाद नहीं कर रहे, वो नेचुरल चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे। नेचुरल चीज़ों की तरफ जिधर बढ़ना चाहिए बट नॉट, हम नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे भाई? क्योंकि हम लोग जिसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक नेचर से अपना लिंक को तोड़ के कमरे में रहना या फ़ोन में घुस जाना, वो आजकल हमारे लिए डेवलपमेंट है कि यार मैं चाहूँ तो पूरा दिन फ़ोन पे फ्री फायर खेल सकता हूँ। नहीं भैया, घूम के आओ, देखो बहुत कुछ बनाया गॉड ने हमारे लिए, और जिन चीज़ों को गॉड ने हमारे लिए बनाया उनका यूटिलाइजेशन करना छोड़ दिया, उन चीज़ों से हमने लिंक रखना छोड़ दिया। इसीलिए जो ह्यूमन ब्रेन है वो डायरेक्टली जो है हमारे नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका, अब कभी अटैच नहीं हो पा रहा आसानी से, है ना। और हम वास्तव में चाह क्या रहे हैं कि यार एटमॉस्फेयर मिले, कैसे मिलेगा अभी अगले चैप्टर में और पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। याद रखना वॉल्ट विटमैन, क्योंकि चैप्टर में कई बार वॉल्ट विटमैन का नाम लेके ही क्वेश्चन पूछा गया है। पोएटिक डिवाइसेस कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब ना ही इसमें कोई रिदम है, पिछली वाली भी उसमें कोई रिदम नहीं था, और ना ही इसमें कोई पोएटिक डिवाइसेस ठीक से यूज़ करा गया है। मस्त रहिए, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। वाई डज वॉल्ट विटमैन फील मोर एट होम विद एनिमल्स? उन्होंने क्या क्या फील किया, वही डिसिप्लिन, है ना। इसके अलावा डिसिप्लिन क्यों, अपने टाइम से वो चीज़ें करते हैं। हमारा ह्यूमंस देखो रात रात भर जाग रहा है ना, पापों के लिए रो रहा है, डिप्रेशन जा रहा है, ये हमारे अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ बची नहीं है। डॉग जो है बिल्कुल सही टाइम पे उठेगा, हमारा जो पीकॉक है बिल्कुल सही टाइम पे उठेगा, हमारा जो मुर्गा है ना, कॉक है, वो भी एक टाइम से उठते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से। वर्ड्स मॉर्निंग 4 o'clock दे स्टार्ट चिरपिंग, आवाज़ आने लगती चेचे की। लेकिन ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि एनिमल्स और ह्यूमंस में उनके एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंस है और वो सिंस और गॉड से कैसे जुड़े हुए हैं, हम बता दें जो हमारे ह्यूमंस हैं उनका नेचर ऐसा हो गया कि वो हर चीज़ को पाप और पुण्य से जोड़ते हैं, सही और गलत से जोड़ते हैं। और हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स ने कई हजार सालों तक मानते हैं, कई हजार सालों तक एक जैसी लाइफ को फॉलो किया, एक जैसी लाइफ में जीते रहे। जैसे बंदर आज भी वही हैं जहाँ पहले थे, लेकिन हम खुद को डेवलप्ड कह रहे हैं, तो हमने एक कमरे में बंद होना पसंद किया इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग अवर फ्रीडम, हमने वो बंद कर दिया। हम जो है अब डिजायरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बट एनिमल्स एकदम मस्त है ना। इसके अलावा आप देखें तो ह्यूमंस में लॉनलीनेस भी ज़्यादा है, लॉनलीनेस अकेलापन। कहते हैं सब आसपास में लोग हैं बट मैं बिल्कुल अकेला हूँ अंदर से। अरे भाई साहब अकेले हो क्योंकि हम लोगों ने ही एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया है। एक टाइम पे चीज़ें बहुत अच्छी थी बट हम धीरे धीरे ख़राब करते चले गए। ये लिखने वाली चीज़ें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? सेंट्रल आइडिया क्या है जो अभी अभी हम बोल के हटे हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स का साथ का बिहेवियर पैटर्न। एनिमल्स के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन ह्यूमन जो है उससे सीखना नहीं चाह रहा। तो जो जो सीखने के लिए चीज़ें हैं, हमारा वही सेंट्रल आइडिया है कि ह्यूमंस को एनिमल से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और जिसको हम डेवलपमेंट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअली द डेवलपमेंट, और हमें अपनी थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए एक्चुअल में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द ट्रीज। एडर्नी रिच, ठीक है, अमीर आदमी है लग रहा है ना तो इसने अपने नाम में ही रिच रख लिया, एडर्नी रिच। अब देखिए बेटा, जो द ट्रीज है वो हमारा चैप्टर है बिल्कुल दो चीज़ों के आसपास सराउंड कर रहा है। जो पेड़ पौधे घर में होते हैं और जो पेड़ पौधे हमारे फॉरेस्ट में होते हैं, उन दोनों से रिलेशन बताया है हमारे पोएट ने, और ये बोला है कि भाई जो घर पे पौधा है वो तुम्हारे अंदर जो रहेगा वो क्या करेगा, घर वाला पौधा बहुत छोटी सी चीज़ में कन्फाइंड हो जाएगा, बहुत छोटी सी चीज़ में कंजस्टेड तरीके से रहेगा। मतलब एक छोटा सा पॉट जिसमें उसको ग्रो करना है उसी में उसको रहना है। और आप कभी भी गौर करना, घर पे रखा हुआ पौधा अधिकतर विंडो की तरफ झुक जाता है, झुकता है, अधिकतर झुकता है। उसको वैसे एक चीज़ बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन उसने नहीं बोला पोएट ने। पोएट क्या बोलता है, वो विंडो की तरफ झुक जाता है क्योंकि उसको चाह है बाहर जाने की, फॉरेस्ट में घूमने की, बट फॉरेस्ट में रहने की। हमारे जो ट्रीज हैं छोटे छोटे वो घर पे बंद कर दिए गए, जस्ट लाइक द वुमेन, जस्ट लाइक द गर्ल्स, जिनको हम लोग क्या करते हैं घर पे ही रख लेते हैं। उनका मन है बाहर जाने का, बाहर एक्सप्लोर करने का, बट नहीं भाई वो नहीं कर पा रहे। रीजन, हमने उनको कन्फाइंड कर दिया कि ये चार दीवारी, ये कमरा, ये घर, यही तुम्हें रहना है। जब हम ले जाएंगे तब जाना, जब नहीं ले जाएंगे तब यही रहना। तो चीज़ों को हमने बदला और उन्होंने उस चीज़ को क्या बोला, ट्रीज से कंपैरिजन कर दिया कि ये जो छोटे छोटे ट्रीज हैं जिनको तुम एक जगह पे कन्फाइंड कर रहे हो, उनकी भी चाह है, उनका भी कुछ मन है, वो बाहर जाना चाहते हैं। और जो ये अंदर ट्रीज बैठा रखे हैं इनका हमने पोटेंशियल बिल्कुल गिरा दिया है। क्यों? अंदर वाला जो ट्री है बेटा वो कभी भी किसी पंछी को अपने ऊपर घोंसला बनाने की जगह नहीं दे सकता। जनरली वो बहुत वीक होते हैं क्योंकि एक्सपायर ही नहीं गए भाई कभी। इसके अलावा जो हमारे अंदर रहते हैं पेड़, उनमें कभी इंसेक्ट्स नहीं होते। रीजन, अंदर वालों पे हम लगने भी नहीं देते। दूसरे उस शेडी पोर्शन में कौन आके बैठेगा इंसेक्ट, उसको भी तो प्रॉपर बढ़िया जगह चाहिए। एक्चुअल में वो जगह जिसको हम बहुत साफ बता रहे हैं वो गंदी है। क्यों गंदी है? क्योंकि नेचर के लिए सफाई का मतलब कुछ और है। तो नेचर से लिंक्ड लोग नहीं रहे, अलग होने लग गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वहीं पे हमारे फॉरेस्ट वाले हैं भाई, धूप नीचे तक आती है, ठंडी फीट कर, जो उसकी गर्मी है नीचे तक जब आती है तो ठंडा फील करती है ना। तुम फॉरेस्ट में चले जाओ, कहीं पेड़ों के नीचे बैठो जाके, कोई भी घर में लगा हुआ पेड़ कभी शेड प्रोवाइड करता है, छाया देता है? नहीं देता, क्योंकि सब छोटे छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो भाई घर वाले पेड़ जो है बोल रहा है उनको बाहर निकालिए। घर की जो लेडीज़ हैं या फिर जिनको बांध के रखते हैं हम, जिनको पकड़ के रखते हैं, बच्चों को भी कई बार, जैसे हमारे साथ भी कई बार होता है ना, तो हमें बाहर थोड़ा निकलने दिया जाए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखें और मजबूत हों, और हम लोग चार लोगों के काम भी आ सकते हैं अगर हम में अच्छा पोटेंशियल होगा तो। लेकिन जो घर में बैठा रहा है, कमरे में बैठा रहा हो, किसके काम आएगा? नहीं आते ना जल्दी, चांसेस कम है मतलब। अब
इसके कुछ क्वेश्चंस था ट्रीज के। पोएटिक डिवाइसेस, रिपीटिशन, पर्सोनिफिकेशन एंड सिमली। इट इज द ओनली चैप्टर वेयर वी यूज्ड पर्सोनिफिकेशन एंड सिमली। ये हमारा अकेला चैप्टर जिसमें हमने पर्सोनिफिकेशन और सिमली का इस्तेमाल किया है। तो समझ जाना पर्सोनिफिकेशन और सिमली है क्या। सबसे पहली चीज तो बेटे समझो, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज जिसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को उनमें कोई ऐसी क्वालिटी बोल देना जिससे लगे जो ह्यूमन है, वो क्या है, ह्यूमन है, वो इंसान है, वो हमारा ऑर्गेनिज्म है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, जैसे रेन इज डांसिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, है ना। तो रेन थोड़ी डांस करता है। सन इज स्माइलिंग, सन थोड़ी स्माइल करेगा, वो तो हमारा मटेरियलिस्टिक थिंग है। तो कभी कभी हम एनिमल्स में कुछ ऐसी चीज डालते हैं ना जो वास्तव में उसमें पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस की वो क्वालिटीज है, मतलब उसको पर्सोनिफाइड करना, उसको एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट करना इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। कभी कभी सिमली भी आता है बेटे। सिमली में याद रखना जहां पे एज या लाइक वर्ड लग जाए, एज या लाइक वर्ड लग जाए, वहां पे हमारा समझ जाना कि सिमली यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, सिमली यूज हुआ है, समझ गए। तो ये तीन के तीनों रिपीटिशन में तो आप जानते हो जब बार बार सेम वर्ड रिपीट हो तो रिपीटिशन में, अदरवाइज पर्सोनिफिकेशन एंड सिमली। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, इन द पोम ट्रीज वेयर आर द ट्रीज, ठीक है, पोम ट्रीज वेयर आर द ट्रीज, व्हाट आर दियर रूट्स ट्विग्स एक्सेट्रा आर ट्राइंग टू डू। जो ट्रीज है वो वास्तव में है कहाँ, कमरे में बैठा हुआ पोएट, उसने देखा जो अंदर एक प्लांट है जो कमरे के अंदर रखा जाता है, शेडी पोर्शन में रखा जाता है, उसको उसने देखा, और वो ट्री हमारा कहाँ है, घर के अंदर है। और ये पता उसको रियलाइजेशन कब हुआ, जब बाहर से एक पत्ती आके अंदर गिरी, तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि यार ये भी बाहर जाना चाहते हैं, और जैसे ये पत्ती में खुशबू है जो बाहर है वो इनमें नहीं है, वो इन चीज़ों में नहीं है, क्योंकि वो लगातार कैद रहे हैं। तो व्हाट आर दियर रूट्स ट्विग्स एक्सेट्रा आर ट्राइंग टू डू, सब क्या करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू गो टू फॉरेस्ट, तो उनको बाहर जाने की इच्छा है ना। तो इस चीज को आप लिखेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्स टू मार्क्स में। व्हाट आर द ट्रीज थिंग्स दैट कांट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। अगर जो ट्रीलेस फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट के अलावा कहीं पे मैं एक पेड़ दो पेड़ लगा लूँ और घर के अंदर, तो उसका क्या घाटा है जो फॉरेस्ट में होके हो सकता था लेकिन घर पे नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज़, इंसेक्ट नहीं रह सकते, वर्ड्स नहीं रह सकती, वो शेड नहीं प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा एक जो घर पे लगा लिया प्लांट उसमें नहीं होगा। दूसरी चौथी चीज़, वो वीक रहेगा हमेशा, है ना, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मात्र बचे हैं हमारे 2 चैप्टर, तो जाना नहीं और हिलना नहीं। कसम है, जब तक कर नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं, करके ही मानेंगे। तो अब लास्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। मजेदार है, आसान है, सिंपल है, ठीक है। द फॉग। फॉग बेटा कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है, और इनके बारे में कुछ खास कहानी है। खास कहानी मतलब जैसे इन्होंने क्या किया है, चैप्टर को एक्सप्लेन तो कम किया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली हैं, और एक बहुत सेंट्रलाइज थीम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बता के एक चीज़ बस बताई है, और इंसान को बोला है कि उस पर फोकस रहो, उस पर ध्यान रखो, और उस चीज़ पे हमेशा अटैच्ड रहो। अब क्या चीज़ है ये, बोले जैसे ना एक बार ये खड़े हुए थे हार्बर के पास में, जहाँ जैसे ऑफ शोर होता है, जहाँ से हमारी नदी जो है बह रही होती है, वहाँ पे ये खड़े हुए थे। इन्होंने देखा अचानक से बहुत ज़्यादा फॉग आ गई। अब जब एकदम से फॉग आ जाती है तो पता क्या होता है, जो इंसान, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी आपने, अगर देखी होगी तो ज़्यादा रिलेट कर पाओ, नहीं देखी होगी तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, समझ लेना। वो वाला याद करोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कभी भी नदी से जाएं और वहाँ पे रास्ते में फॉग आ जाए तो आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि यार इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। एकदम से पता लगा कहीं दूर पानी में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है या फिर बड़ा टीला है, तुम चलते चले जाओ, उसी में टकरा जाओ। तो ये फॉग आने से ना दिक्कतें होती हैं बहुत सारी। तो उन्होंने क्या देखा जब वो बाहर खड़े हुए थे कि यार फॉग जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और इट वाज लाइक बहुत शांति से वो आया, आके बैठ गया। फॉग जो वाइट वाइट होता है ना, इन्होंने इस चीज़ को, इतना शांति से आके बैठना, कोई आवाज़ ना करना, और इतना ज़्यादा वाइट एकदम से आना, इसको इन्होंने कंपैरिजन किया था, मेटामॉर्फिकली कंपैरिजन किया था। किससे, एक कैट से इन्होंने कंपैरिजन किया। बोले एक कैट के टाइप में वो आ गया। वास्तव में रियल लाइफ में क्या था इनका, खाली वो नहीं दिखाना था,
वो उसके बाद पहले बोले वो आ गया, फिर वो धीरे 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 थोड़ी देर बाद वो हट गया और हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो गया। रियल लाइफ में क्या है इसका, हमारी लाइफ से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि तुम बैठ जाओ अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, प्रॉब्लम आ गई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो शुरू शुरू में दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे सही है यार, प्रॉब्लम आ गई, इट मीन्स यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, कुछ बड़ा करने वाले हो शायद, है ना। जहाँ पे मुसीबत ना आए तो समझ लेना बड़ा स्मूथ है रास्ता, और ज़्यादा स्मूथ है तो सब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपको जब मुसीबत आए तो खुश होना, लगता है ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए बनी है, शायद इसमें कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम्स आना ओके, इट्स टेम्परेरी, और वो समय के साथ साथ हमेशा चली जाती हैं। बस उस समय खुद को मजबूत रखें, खुद को बेहतर रखें और हमेशा उसके लिए कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। हमारे फॉग में बस इतना ही है, इससे क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ये दो मैंने निकाल के रखे हैं, 5 सालों में इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स में तो कुछ आया ही नहीं है। 10 साल पहले का क्वेश्चन मिलता है, बाकी इससे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। बट इट डजेंट मीन आप पढ़े ना, ठीक है। सेंट्रल थीम याद रखें कि हमें कभी भी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो जाएंगी, है ना। अब हाउ इज द फॉग लाइक अ कैट, व्हाट 3 थिंग्स सजेस्टेड। हमारे जो फॉग है वो कैसे कैट की तरह है, वो एकदम से शांति से आना, बैठ जाना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारा फॉग शांति से आया। इसके अलावा वो उसका जो वाइटिस कलर है फॉग का, ठीक है, जिसको हम लोग मिल्की कलर बोल सकते हैं, वो उन्होंने कैट से जो है उसको कंपैरिजन किया। थर्ड थिंग इज वो शांति से चला गया, जैसे हमारा फॉग गया है वैसे ही हमारी बिल्ली भी बिना आवाज़ करे लिटिल पॉज से वो जंप करती है और बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, बहुत रेयर आवाज़ होती है और वो चली जाती है शांति से। तो उन्होंने इस तरह से कंपैरिजन किया और बोले कि प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल इसी तरह से शांति से आती, पता नहीं, मतलब सब अधिकतर ऐसी होती है कि हमको पता ही नहीं प्रॉब्लम आने वाली है, आ गई, अरे ये कैसे हो गया, बाद में चलो ठीक है, फिर वो अपने आप ही चली जाएगी धीरे धीरे। आपको बस क्या करना है, पेशेंस रखना है। क्या रखना है, पेशेंस रखना है। तो ये बस उन्होंने यही सजेस्ट किया है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यही पोम का भाई सेंट्रल आइडिया है कि प्रॉब्लम्स को कभी भी अटैच करके नहीं रखना है। अब लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बेटा याद रखना, जो मैं लास्ट चैप्टर बोल रहा हूं वो लास्ट नहीं है, एक्चुअल में एक चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ है, बस 10 करवा रहा हूं। 11वां चैप्टर हम लोग ऑनलाइन में करने वाले हैं। कब ऑनलाइन में, हम लोग 13 की नाइट में करेंगे ऑनलाइन में। खैर 12 को भी ऑनलाइन चलेगी नाइट में, और 13 को भी चलेगी, और 14 को भी ऑनलाइन चलेगी रात में। उसके बाद बता दूं, साइंस और मैथ्स में मेनली पढ़ाता हूं, वैसे पढ़ाता है SST भी हो, तो इन तीनों में भी चलेगी, बस हिंदी में नहीं चलेगी क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर होगी, लगेगी बच्चों को तो करवाएंगे, ठीक है। बाकी इनमें ऑनलाइन चलेगी, लाइव आएंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है तो समझ लो मैं खुद साइंस और मैथ्स का ही टीचर हूँ, तो उसमें तो रटा के भेजूंगा। अगर हमारे साथ समय दिया होता तो और अच्छे चांसेस होते। खैर अभी नए भी जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा जो लास्ट बिल्कुल चैप्टर बचेगा वो हम ऑनलाइन में करेंगे, ठीक है, लाइव। अब सुनिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द ड्रैगन मैंने हाईलाइट किया है जानबूझ के, क्योंकि भाई जो द ड्रैगन है इसी के ऊपर तो पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जिसको तुम जिस तरह से जज कर रहे हो, जिस तरह से उसको सोच रहे हो, वो बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा। हो सकता है वो डिफरेंट लेवल का इंसान हो, तुमने उसको पहली बार देखा और उसको ऐसा जज कर लिया, तो जज नहीं करना चाहिए। और कभी किसी के आउटर अपीयरेंस पे वो कैसा दिखा रहा है या वो कैसा बन के दिखा रहा है तुमको, जैसे कभी आए और कोई बच्चा देखा आपने वो ऐसा करके बैठा हुआ है, इट डजेंट मीन कि वो बहुत कमज़ोर है। क्या पता उसे ठंड लग रही हो, क्या पता शांति से वो बैठा हुआ हो, या उसका पैटर्न ही यही हो, है ना, या फिर उसको वैसा ही कंफर्टेबल लगता हो। तो कभी भी किसी को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी आदमी मुस्कुराता रहता है, गोली मार देता है, होता है, सुने नहीं होंगे, अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना। किसने लिखी है बेटे, ऑगडेन नाश ने, ऑगडेन नैश ने, ठीक है, नैश पढ़ना है बेटे। इसमें ना नाम भूल जाते हैं बच्चे, तो आपको वो याद रखने। बेलिंडा जो है एक लड़की है, क्या है, एक लड़की है। किटन का नाम जो है इंक रखा गया है छोटे साइज की वजह से और उसके कलर की वजह से, उसके ऊपर ब्लैक फर है, ठीक है।
माउस जो है उसको नाम ब्लिंक रखा गया साइज की वजह से। डॉग जो है मस्टर्ड, क्योंकि येलोइस कलर में और उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन का नाम रखा गया। ये मैंने उल्टा कर दिया, ये चीज इधर होनी चाहिए थी और वो चीज इधर। ड्रैगन का नाम जो है वो कस्टर्ड रखा गया है। क्यों भाई कस्टर्ड रखा गया है? क्योंकि कस्टर्ड की तरह वो बिल्कुल स्वीट है और बहुत शांत है। इवन उसको कॉवर्ड भी बोला गया है कि वो स्वीट तो ही है लेकिन डरपोक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो उसको कस्टर्ड बोला गया है। ठीक है। हालांकि ये जो इनकी मालकिन है छोटी सी लड़की बेलिंडा, बेलिंडा भी सेम सोचती थी कि हाँ यार वो बड़ा कमज़ोर है, लेकिन हुआ क्या, ये सब जो किटन माउस डॉग ये अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते, मैं शेर की तरह ऐसा काम करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ। एक दिन एक बाहर से पायरेट आता है, लूटने वाला। वो सोचता है कि इन एनिमल्स पे अटैक कर देते हैं, जो मिलेगा ले जाएंगे। अब वो अंदर छलांग मारता है। हमारे इंक ब्लिंक और मस्टर्ड मतलब किटन माउस और डॉग तीन के तीनों इधर उधर छिप जाते हैं। बेलिंडा बेचारी जाके केज में बैठती है और जो हमारे किटन और माउस डॉग ये तीन के तीनों बाहर नहीं निकलते। पहले तो कोशिश करते हैं थोड़ी, फिर छुप जाते हैं जाके। जब वो आगे बढ़ता है उसके पास होता क्या है, दो गने हाथों में और मुंह में एक चाकू। अब इस कंडीशन में भाई जब उसके हाथ में गन शॉट है, उसके मुंह में चाकू है, ये लोग डरते हैं। आपको बस ये लिखना है डरते हैं, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना, ठीक है। डरते हैं। हमारा किटन माउस और डॉग छिप जाते हैं जाके, किटन माउस और डॉग छिप जाते हैं जाके, लेकिन ड्रैगन जो है ये नहीं जाता है। पहले उस पर ये चिल्लाता है, ठीक है, डांटता है। उसके बाद जब वो स्नर्लिंग कर लेगा, जब वो धाड़ लेगा, उसके बाद क्या करता है, उसको पकड़ता है अपनी पूंछ से और पटक देता है। खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद जो हमारे किटन माउस और डॉग है, इन्होंने हार नहीं मानी। इनके पास उसके लिए भी एक्सक्यूजेस थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया था इसलिए मुझे छुपना पड़ा, ये ऐसा हो गया था वैसा हो गया था इसलिए मुझे उधर जाना पड़ा। लेकिन ये चारों जो है इस मोमेंट के बाद भी सब साथ में ही रहते हैं, सब खुश ही रहते हैं। लेकिन एक जो इनके अंदर थिंकिंग होती है कि कस्टर्ड ड्रैगन जो है बहुत वीक है, वो चीज़ को बिल्कुल इनके दिमाग से बैनिश हो जाती है कि भाई ऐसा नहीं है। कस्टर्ड ब्रेव है बट वो शो नहीं करता, वो दिखाता नहीं है। अब पोएटिक डिवाइसेस, इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ। एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम वर्ड से स्टार्ट करना बार बार, जैसे लिफ्ट लिटिल, ठीक है। इसके अलावा रिपीटिशन करना, सेम वर्ड बार बार आना, लिटिल लिटिल, पूरे वर्ड की बात कर रहा हूं बेटे, खाली एल और एल की बात नहीं कर रहा हूं। ये हमें दोनों पहले से पता थे, मेटाफर भी पता था। जैसे ड्रैगन की जगह ड्रैगन के लिए एक जगह इस्तेमाल किया गया चिमनी फॉर अ नोज, कि उसकी नोज जो है वो चिमनी जैसी थी। तो चिमनी जो है मेटामॉर्फिज्म है। अरे यार किसी ऑर्गेनिज्म चिमनी जैसी नाक थोड़ी होगी, है ना। तो चिमनी बस रिप्रेजेंट कर दिया। फिर डिस्क्राइब द पोएट इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। पायरेट को डिस्क्राइब करो अगर पूछा जाए तभी, कि हाँ भाई जो हमारा पायरेट था उसने क्या किया, उसके हाथ में गन शॉट थी, मुंह में एक स्वार्ड थी और वो ड्रंक था, और वो अंदर किस लिए आया था, उन पे अटैक करने के लिए आया था। जैसे ही वो आया, और हाँ ये सिनिस्टर था, छोटे साइज वाले जो होते हैं उनको सिनिस्टर बोलते हैं, ये सिनिस्टर था। और जब वो अंदर आया तब ये सब छुप गए, कौन कौन, हमारे इंक ब्लिंक और मस्टर्ड। लेकिन कस्टर्ड वहां पे डटा रहा और उसने उसको खत्म कर दिया। हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव द कॉवर्डली ड्रैगन टैग टू बी अनट्रू। उसने बोला जो जो कॉवर्ड का उस पर टैग लगा हुआ था वो कैसे अनट्रू हो गया। तो उसने भाई बहादुरी दिखाई, जब मौका आया तब वो छुपा नहीं, तब उसने अब डट के सामना किया। तो पूरी चीज लिखोगे। हाउ वॉज बेलिंडाज बिहेवियर विद द ड्रैगन। बेलिंडा पहले सोचती थी क्या, कि ड्रैगन सच में कॉवर्ड है, बट जैसे जैसे समय बीता और वो मोमेंट आया जिस समय सच में बहादुरी देखनी थी, उस समय उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ड्रैगन वास्तव में और सभी एनिमल से जो वहां पे थे उन सबसे ये मजबूत है। तो धीरे धीरे हम लोग लास्ट पे पहुंच गए हैं। हमारा बस एक चैप्टर बचा है, फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है। अब ये चैप्टर लास्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, खुद पढ़ सकते हो, आई नो। बट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, शाम को लाइव में कोशिश करेंगे कि इसको कैरी ऑन करते हैं, इसको चालू करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग इवनिंग में मिलेंगे, मैंने बोला आज भी लाइव चलेगी और कल भी लाइव चलेगी। वी विल कैरी ऑन दिस।
बट आज नहीं, कल से, आज से सॉरी, आज इवनिंग से आप अभी इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए, मज़ा आया हो तो शेयर कर देना। मैंने आपको बोला बस ये कोशिश थी कि बच्चों की मदद हो जाए किसी भी तरह से, और मेरे से जो बन पड़ेगा, जो भी ज़रूरत हो वो मुझे बताना, आई विल डू दैट। हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, एआई भी, एआई मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने मदद करी थी, बच्चों को पढ़ाई है। तो अगर ज़रूरत हो तो बता सकते हो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता तो पीवाईक्यू तो जोड़ ही सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता तो आपके लिए ऐसे 5-6 किताबें पढ़ लूँगा, उधर भी पढ़ी है ना, पढ़ के सुना दूँगा, पढ़ाना तो आता है मुझे, तो कोशिश कर लेंगे। बस नंबर अच्छे खींच लो किसी भी हाल में, ठीक है, मेहनत करते रहो, जितना हो सके मेहनत करो, वो अपनी प्रायोरिटी रखो। अगले 20-25 दिन कोई पंगे नहीं करने। 21 को एग्ज़ाम क्लोज हो रहे हैं हमारे, तो 21-20 तक आप सीरियस रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए, और बाकी ठीक है, नंबर की कोशिश करनी है, आ गए अच्छे तो वेल एंड गुड, नहीं आ गए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट बी हैप्पी। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं। बाकी साइंस के लिए भाई एकदम रेडी रहना, साइंस और मैथ्स के लिए। चलो।